बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं हूँ आपकी होस्ट हिना नियाजी और मेरे साथ है मिस्टर जमील सुखेरा। मिस हिना नियाजी, आपका बहुत शुक्रिया। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप ठीक है? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज भी बारिश हुई हल्की सी, उसके बाद फौरन से धूप निकल आई। कैसा फील कर रही हैं आप? मैं बिल्कुल अच्छा नहीं फील करी क्योंकि जब मैं घर से निकली तो बारिश हो रही थी, हल्की हल्की बूंदाबांदी थी, लेकिन जब मैं यहाँ पर ऑफिस पहुंची तो बहुत तेज धूप थी। तो फिर आपको समझ में नहीं आ रहा कि व्हाट इज हैपनिंग। मतलब सही से उसको हम उस मौसम को एंजॉय नहीं कर पाए। यही है वो मौसमियाती तब्दीली जिस पर हम बात कर रहे हैं पिछले एक हफ्ते से। और बिपरजॉय जो है वो कितना खतरनाक हो चुका है और वो कराची के साहिल से कितना दूर है। इंडिया के कुछ इलाकों से तो वो टकरा भी चुका है। और सिंध के कौन कौन से इलाके हैं जो बहुत ज़्यादा मुतासिर हो सकते हैं, इस पर सबसे पहले तो जनाब तफसील से हम डिस्कस करेंगे। समुद्री तूफान के पेश नज़र कराची में रेड अलर्ट भी जारी कर दिया गया है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची की मेयरशिप हासिल करने में कामयाब हो गई है। इस पर भी हम तफसील से बात करेंगे जी। और इसके अलावा बात होगी IMF के बजट पर अदम इत्मीनान और क्यों ये सारी सिचुएशन पेश आ रही है, क्या कहा जा रहा है। हमारे जो वजीर खजाना साहब है उनका ये कहना है कि हमें ब्लैकमेल किया जा रहा है। ब्लैकमेल कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है, इस पर भी आज हम तफसील से बात करेंगे। ऐसा क्या है जो ब्लैकमेल किया जा रहा है? ऐसा क्या है जो ब्लैकमेल किया जा रहा है? और ऐसा क्या नहीं है बजट में जो IMF को अभी तक हम राम नहीं कर पाए, इस पर भी हम तफसील से बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे आपकी और हमारी सेहत की। और सेहत में जब मौसम तब्दील होता है तो फल बहुत ज़बरदस्त आते हैं, तो फलों का इस्तेमाल कितना ज़रूरी है। और फल में भी स्पेसिफिकली आज हम बात करेंगे चेरी की, जो कि 800 रुपए किलो है। खानी भी चाहिए या नहीं, और कितनी मिकदार में खानी 900 रुपए भी है, 1000 रुपए भी है। मैं तो देखो गरीब आवाम की बात करूँ। 800 वाली चेरी जो है ना, फिर भी वो जो रेडी वाली चेरी है, हाँ उसका चेरी कहने लगी थी, चेरी। उसका जो आधा किलो वाला डब्बा है जी, जो आधा किलो वाला डब्बा 800 का मिल रहा है अगर आप सस्ती रेडी से लें तो। अगर आप कोई बहुत हाई एंड जगह से लें तो महंगी है। किलो वाला डिब्बा है ही नहीं ना, सुन ले। अच्छा, आधा किलो वाला है। आपने नहीं खरीदी ना अभी? नहीं 800 रुपए। अच्छा मैं बताती हूँ, वैसे अभी मैंने नहीं खरीदी। जब मैं अभी आज मेकअप रूम में आई तो डिस्कशन हुई थी टॉपिक पर, तो प्रोड्यूसर साहब कहते हैं 800 रुपए का एक डब्बा लेके गया हूँ मैं घर। 800 रुपए की किलो लेके गए हैं? अच्छा, किलो फिर लेकर गए। मैंने वैसे डब्बों में देखी अभी तक। अच्छा, वो जो डिब्बा है ना, अच्छा क्या आप सही रही हो, जो डिब्बा है वो आधा किलो का होता है। 450 मांगते हैं, 450 का, कहीं 500 का, ठीक है। तो जब आप बहस करते हैं तो 400 तक मिल जाता है आपको। अच्छा, ठीक है। लेकिन उस हिसाब से 800-900 रुपए किलो चेरी मिलती है। इतनी महंगी चेरी है भाई, कौन खाएगा इतनी महंगी चेरी। लेकिन आज उसके फवाइद पर बात करेंगे। शायद दूर से है ना, दूर से है, लेकिन जमील शायद फवाइद पर हम बात करें तो बहुत सारे लोग उसको खरीदना शुरू कर दें, ये भी हो सकता है। और हो सकता है फिर सस्ती हो जाए। बिल्कुल, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा। ऐसा कभी नहीं होगा पाकिस्तान में, तो बिल्कुल भी नहीं। इसके अलावा जी हम बात करेंगे क्रिकेट के महाज में पाकिस्तान की बड़ी जीत, एशिया कप पाक सरजमीन पर होगा। और बहुत इस पर भी पहले हमने जो है ना आर्ग्यूमेंट देखे, इंडिया की तरफ से बहुत हठधर्मी का मुजाहरा, लेकिन फाइनली जो है वो अब तैयारियां होना शुरू हो चुकी हैं, व्हिच इज अ गुड न्यूज़। बिल्कुल जनाब, पाकिस्तान की बड़ी जीत है ये क्रिकेट के महाज पर। इस पर भी हम तफसील से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले समुद्री तूफान बिपरजॉय की बात करते हैं। नकल मकानी करने वाले अफराद के लिए 36 कैंप्स तैयार कर लिए गए हैं, जबकि स्टैंड बाय पर 106 कैंप्स मौजूद हैं। साहिली इलाकों में 90 फीडर्स मुतासिर हो सकते हैं। 10 साल में पाकिस्तान की तरफ आने वाला पहला तूफान कराची, हैदराबाद, सक्खर, मंजदारो, नवाब शाह के एयरपोर्ट मुतासिर होने का भी इम्कान है। समुद्री तूफान से बचाव के लिए कराची पोर्ट ट्रस्ट का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। तमाम जहाज़ों के कप्तानों को हिफाजती इंतजामात अपनाने की हिदायत की गई है और पोर्ट पर मौजूद जहाज़ों को मजबूत रस्सों और स्टील वायर से बांध दिया गया है। तूफानी हवाओं और बारिशों का ये सिलसिला 17 जून तक जारी रहेगा। और ये भी कहा जा रहा है कि तकरीबन 97% आबादी महफूज मकामात पर मुंतकिल हो चुकी है। पाक बहरिया का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इमदादी टीमें साहिली इलाकों में मौजूद हैं। समुद्री तूफान से सिंध की साहिली पट्टी बुरी तरह मुतासिर हो सकती है। कराची के साहिल पर दफा 144 भी नाफिज है और शिवयू रोड को बंद कर दिया गया है। कराची से मनोड़ा का जमीनी राब्ता भी मुनक़ता है। लेकिन इस सारी सूरत हाल में हम बार बार डिस्कस करते हैं कि लोग साहिल पर जाने से बिल्कुल भी बाज नहीं आ रहे। दफा 144 नाफिज है, लेकिन फिर भी जा रहे हैं, वो देखने जा रहे हैं
कि शायद हमें दूर से आता हुआ तूफान नजर आ जाए, लेकिन और ऐसा नहीं होगा। जमील, एक और बात कि लोग जो है वीडियोस बनाकर एक तो उस पे डाल रहे हैं, अपनी यूट्यूब चैनल्स पे डाल रहे हैं, फिर टिकटॉक पे डाल रहे हैं, और लोग व्हाट्सएप ग्रुप में प्रॉपर वीडियो कॉल्स कर रहे हैं कि देखें हम साहिली पट्टी पर मौजूद हैं। और वो एक वीडियो देखी आपने, पुलिस वाला बेचारा एक खातून को रोक रहा है, ठीक है, और वो कह रहा है बीबी कहाँ जा रही हो? कहती है मैं मरने जा रही हूँ। मतलब तंजन कहा उसने ना, मरने जा रही हूँ। कहता है इधर आओ, अपने घर जाके मरो। अपने घर जाके मरो। मुझे लगता है हमारे अवाम महंगाई से इतने तंग हैं कि उनको बिपर जॉय जैसा तूफान जो है ना, समुद्री तूफान, उनको बड़ा लग ही नहीं रहा। उनको लग रहा है कि हम ऑलरेडी बिपर जॉय तो छोटा सा तूफान लग रहा है, जो पाकिस्तान की सियासत में तूफान चल रहा है और पाकिस्तान की मईशत में जो तूफान है। बड़ा अच्छा आपने लिंक किया इसको, है ना। लोग तो बेचारे, ये तूफान तो कुछ भी नहीं है जो आ रहा है, लेकिन अल्लाह ताला पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और ये इलाके जो हैं, खास तौर पर यहाँ की जो आबादी है वो कम से कम मुतासिर हो। लेकिन जनाब, आपको हम शहरी रहमान साहिबा और तर्जुमान NDMA का क्या कहना है इस तूफान से मुतालिक, वो सुनवाते हैं। एक्सपेक्टेड होगी 100 मिलीमीटर हेवी रेनफॉल होती है। ये कराची, हैदराबाद, टंडो मोहम्मद खान, दादू, शहीद बेनज़ीराबाद, टंडो अलायार और सांगड़ में है एक्सपेक्टेड। हवाओं की तेज़ी इतनी नहीं, लेकिन कराची, हैदराबाद, टंडो मोहम्मद खान, टंडो अलायार और दादू में एक्सपेक्टेड हैं जी। थोड़ी हौसला कुन है कि जी कराची से तो काफ़ी ये हटा है। रात के आखिरी हिस्से में थोड़ा सा इसका हमें टिल्ट शुमाल की तरफ नज़र आया, बट दोबारा वो उसी कोर्स पे आ गया है, जिसकी वजह से थोड़ी सी इसके स्पीड में कमी आई है। और अभी इस वक्त जो विंड्स कल 150 किलोमीटर पर आवर थी, वो आज तकरीबन 130-135 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे आ रहा है। और इंडिया की सूरत हाल ये है कि इंडिया के कुछ इलाकों से ये तूफ़ान टकरा चुका है, और उस हवाले से आपको हम कुछ मनासिर भी दिखाते हैं, क्योंकि इस बिपर जॉय तूफ़ान से पाकिस्तान और इंडिया के कुछ इलाके सबसे ज़्यादा मुतासिर हो सकते हैं। ये मनासिर हम आपको दिखा रहे हैं इंडिया के। समुद्री तूफ़ान जो है वो जब इंडिया से टकराया तो वहाँ पर क्या सूरत हाल थी आप देख सकते हैं। इंडिया में भी बिपर जॉय की जो शिद्दत है वो बताई जा रही है कि तकरीबन 150 किलोमीटर से लेकर 200 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं भी हैं, और इसके अलावा बारिशों का सिलसिला भी वहाँ जारी रहेगा। और ये पानी का बहाव आप देख सकते हैं कि इस तूफान की वजह से किस तरह शहर में वो पानी दाखिल हुआ। इंडिया के ये मनासिर हैं जनाब जो आपको हम दिखा रहे हैं। और इंडिया के कुछ इलाकों से अभी ये तूफान टकराया है, और अल्लाह ताला वहाँ पर भी इंसानी जानों को महफूज रखे। लेकिन ये तूफान इन इलाकों में टकराने से पहले इंडियन मीडिया से टकरा गया। वो हुआ कुछ कि उसकी शिद्दत बहुत ज्यादा थी, जमील। मैं और पूरे के पूरे स्टूडियोज हिल गए। रिपोर्टिंग का एक नया तरीका जो है ना, वो इंडियन मीडिया ने इंट्रोड्यूस करवाया है। हम समझते हैं कि ये एक ऐसा काम जो पकड़ा भी नहीं जा सकता, ऐसी फेक एक्टिंग की है। फेक नहीं, ओवर एक्टिंग। मतलब वो कहते हैं ना 50 नंबर काटो, ओवर एक्टिंग के इधर तो 1000 नंबर काटो। You can judge them actually, right and exactly. उन्होंने क्या किया दिखाते हैं, इंडियन मीडिया ने किया क्या, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिपोर्टिंग की, आप भी देखिए। इस तूफान से इंडियन मीडिया हिल कर रह गया। आए देखें जनाब, ये देखें। ओहो, बहुत हलचल है भाई, बहुत हलचल है। वर्चुअल टेक्नोलॉजी का इतना गलत इस्तेमाल, मेरे आंखों से आंसू निकल रहे हैं। मैंने खुद वर्चुअल पे कितने साल काम किया, एंड आई टोटली अंडरस्टैंड इस पे काम करना कितना मुश्किल भी होता है, और साथ ही साथ कितना फन भी होता है, आसान भी होता है। और ये देखिए क्या कर रहे हैं। मैं यहाँ पर कहना चाहूंगी कि ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको अच्छे से प्लीज निभाएं, क्योंकि लोग आपको देख रहे हैं, आप टीवी पर हैं, लोग आपको फॉलो करते हैं। इंडियन मीडिया ने इस चीज का भी मजाक उड़ा डाला। बहुत ही मुझे तो तकलीफ भी हुई, दुख भी हुआ, जितनी वहां पर तबाही हुई। हम दुआ करते हैं कि और तबाही ना हो, लेकिन इंडियन मीडिया ने इसका टेंशन ना लिया, इजी रिलैक्स इसको हैंडल किया। देखिए वो उनका मामला है, वो उनका और उनके लोगों का मामला है, बस ठीक है। लेकिन ये हेलीकॉप्टर वाला क्या मजाक था जो गुजरात के ऊपर से उस चैनल का हेलीकॉप्टर था ना, जिससे बड़े-बड़े चैनल्स का हेलीकॉप्टर पे हेली कवरेज होती है, तो ये इन्होंने भी हेली कवरेज किया ना, काफी हैवी कवरेज हो गई थी। लेकिन वो मसला ये है कि ये हेलीकॉप्टर स्टूडियो में रह गया, बाहर नहीं जा सका। लेकिन ये तो आपने देखे कि इंडियन जर्नलिस्ट किस तरह से इस चीज को रिपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन हमारे अगर हम नुमाइंदों की बात करें, पाकिस्तान में अगर हम रिपोर्टिंग करते हैं, बहुत सच्ची और खरी रिपोर्टिंग करते हैं। हमारे नुमाइंदा अब्दुल हबीब खान इस वक्त साहिली पट्टी पर मौजूद हैं, रिपोर्टिंग करते हैं, ऑन फील्ड करते हैं। और देखिए उनकी क्या हालत है कि वो इस वक्त बिल्कुल
पानी में जो है वो शराबूर हो चुके हैं और पानी की बिल्कुल। अब्दुल लहरें उनसे हबीब पहले बगैर जैकेट के खड़े थे और अब्दुल हबीब साहब को दिखाएं जी। अब्दुल हबीब, क्या हाल है आपका? गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल, अब से कुछ देर पहले यहाँ पे जो है वो मैं शर्ट्स में और जीन्स में ही मौजूद था, लेकिन अब मुझे रेन कोट की ज़रूरत हो चुकी है जी। मौजें समंदरी जो है वो काफ़ी भिपरी हुई हैं और समंदरी जो तूफ़ान है उसके असरात अब भी कराची के साहिल पर मौजूद है। ठीक है, हम वापस आते हैं आपकी तरफ। अब अपना बहुत ख्याल भी रखिए अब्दुल हबीब मुझे खान। तो अब्दुल हबीब और- खान को देख के डर लग रहा था, जिस तरह वो साहिली पट्टी पर मौजूद हैं और रिपोर्टिंग कर रहे हैं। बहुत एक अच्छा, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी का इतनी काम है, हवाओं के बावजूद भी डगमगा नहीं रहे, है ना? वो स्टैटिक लेकिन खड़े हुए हैं। वो खातून स्टूडियो में ही इतना डगमगा गई। मतलब चेक करें ना, ओवर एक्टिंग की दुकान। दैट्स ऑल आई कैन से। बाल बिल्कुल ठीक है और ठीक है, पॉजिटिव, कपड़े भी ठीक है और छतरी में लेकिन भी कोई बस हवा यूं ही नहीं लग हो रहा रही। है। जमील, वैसे ये एक नया स्टाइल था, आपने कुछ सीखा इस तरह की रिपोर्टिंग अच्छा से? देखिए, अगर कैमरा थोड़ा जूम इन होता ना, ठीक है, और सिर्फ पीछे वॉल को कट किया होता तो फिर थोड़ी सी शायद कोई लगता कि अच्छा ये पता नहीं खातून कहीं बाहर मौजूद है। हाँ जी, लेकिन वो तो उन्होंने सारा कुछ नजर आ रहा था। नजर एक्सपोज हो गई ना, और बुरी तरह एक्सपोज हो गई। इस पर हम तफसील से बात करते हैं बिपर जॉय पर। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अब्दुल कादिर साहब, जो कि एनवायरमेंटलिस्ट हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग अस इन सुनो पाकिस्तान। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया बिल्कुल आपने ठीक। दोबारा इनवाइट किया। थैंक यू फॉर कमिंग सर। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की बात करते हैं सबसे पहले, तो ये बनते किस तरह से हैं और इनकी शिद्दत में इजाफा किस तरह से होता है, इसके बारे में भी बताइए। अच्छा, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ये इस तरह बनते हैं जब समंदर में दर्जा हरारत 26.5 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर ये 28 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचता है, तो वहाँ पे एक लो प्रेशर डेवलप होता है। और समंदर क्योंकि वहाँ पे पानी ही पानी होता है, जी। तो वहाँ से ये मॉइस्चर लेके हवाएं ऊपर की तरफ उठती हैं। एक बात जहन में रखें, जो मॉइस्ट एयर होती है, यानी नमदार हवा होती है, वो हल्की होती है। जो ड्राई एयर होती है वो ज़रा भारी होती है। तो वो नमी वाली हवा जब ऊपर उठती है तो वहाँ पे एक लो प्रेशर डेवलप होता है, और वो लो प्रेशर जब डेवलप होता है तो इर्द गिर्द की हवाएं जो है ना, वो उस एरिया को गैप को फिल करने के लिए आती हैं। तो क्योंकि हमारी ज़मीन की मूवमेंट की वजह से वो फिर हवाएं जो है वो एक दायरे की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं। तो जब तक ये समंदर के ऊपर ये लो प्रेशर रहता है तो इसकी शिद्दत बढ़ती जाती है, और इसके बढ़ने के साथ ये फिर अपने मुख्तलिफ डायरेक्शंस में चला जाता है। जिस तरह ये बिपर जॉय की हम बात कर रहे हैं, इसका नाम ही जो है ये एक बंगाली ज़बान का लफ्ज़ है, जी। और इसके मीनिंग्स है ख़तरनाक, डिज़ास्ट्रस। और इंडियन ओशन में ये जितने कंट्रीज़ हैं, बांग्लादेश है, इंडिया, श्रीलंका, पाकिस्तान, ये मुख्तलिफ जो साइक्लोन्स आते हैं, हर बारी पे एक कंट्री उसको नाम देता है ताकि इन साइक्लोन्स में कंफ्यूजन ना हो सके। सही। तो ये अच्छा, आपने इसके प्रेशर की बात की, तो जब ये साहिली पट्टी से या शहरी आबादी से टकराता है तो क्या इसकी शिद्दत में इजाफा होता है या कमी होती है? अच्छा, जब भी ये इसके लिए एक स्पेसिफिक टर्म यूज़ की जाती है, लैंडफॉल। जब ये ज़मीन के साथ टकराता है, खुश्की के साथ, तो वहाँ पे इसको उस तरह नमी नहीं मिल सकती, और उसकी वजह से फिर जब खुश्क हवाएं आती हैं तो इसकी शिद्दत में कमी आती है। जिस तरह ये अभी बिपर जॉय टकराया है इंडियन गुजरात में, कच्छ के एरिया में, अब इसकी जो डायरेक्शन है ये टुवर्ड्स ईस्ट जा रही है, और इसकी वजह से हो सकता है हमारा जो पाकिस्तान का ज़ेरी सिंध का एरिया है, थरपारकर और बदीन सजावल, ये मुतासर होंगे। बाकी अभी तक इसकी जो मूवमेंट है, जो डायरेक्शन है, मुख्तलिफ मॉडल्स के मुताबिक ये टुवर्ड्स ईस्ट इंडियन राजस्थान की तरफ मूव कर रहा है। तो सही सही। अब्दुल कादिर साहब, इस पे मजीद भी हम बात करते हैं कि क्योंकि कराची शहर जो है वो तो इससे महफूज हो चुका है काफी हद तक डायरेक्शन की वजह से, लेकिन फिर भी बारिशों की वजह से क्या अर्बन फ्लडिंग भी हो सकती है, और बारिशें फिर कितनी ज्यादा हो सकती हैं। लेकिन उससे पहले हम अब्दुल हबीब खान हमें ज्वाइन कर चुके हैं, हमारे नुमाइंदे, उनसे जरा अपडेट लेते हैं। अब्दुल हबीब, ताज़ा तरीन सूरत हाल बताइए। ओके, वहाँ पर तेज हवाओं की वजह से DSNG के सिग्नल्स बार बार ड्रॉप हो रहे हैं। ज्वाइन कर लिया जी अब्दुल हबीब ने हमें दोबारा। जी अब्दुल हबीब, अपडेट कीजिएगा ताज़ा तरीन सूरत हाल से।
बिल्कुल देखें कराची शहर से समंदरी तूफ़ान तो जो है वो गुजर चुका है, लेकिन उसके असरात जिस तरह से कुछ देर कबल भी मैं आपको दिखा रहा था कि समंदर में उसके इफ़ेक्ट्स जो है वो मौजूद हैं। समुद्री लहरें अब भी बिफरी हुई हैं। अगर आसमान की बात करें तो कराची शहर में इस वक्त मतला मुकम्मल तौर पर अबर आलूद है। सुरमई बादल शहरों को जो है शहर को चारों तरफ से इस वक्त भी घेरे हुए हैं। बारिश की प्रेडिक्शन है, लाइट रेन आज कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो वक्फे वक्फे से पेशगोई की गई है कि हो सकती है। तेज़ बारिश की कोई इम्कान ज़ाहिर नहीं किए गए हैं महकमा मौसमियात की जानिब से भी, और इस हवाले से कल भी हमारी महकमा मौसमियात से बात हुई थी कि कराची में बारिश किस हद तक जो है वो अब हो सकती है और कितनी हद तक मुमकिन है। तो उनकी जानिब से ये बताया गया था कि बारिश के जो इम्कानात हैं वो अब लाइट रेनफॉल कराची में जो है वो मुमकिन है। लेकिन समुद्री मौजों का जिस तरह हम पहले भी जिक्र कर रहे थे, और समंदर की जो मौजें हैं उसके इस वक्त भी आप देखें स्क्रीन पर जो मनाजिर दिखाई दे रहे हैं कि इफ़ेक्ट्स जो बिपरजॉय तूफ़ान है उसके मौजूद हैं। और मज़ीद बताया जा रहा है कि 1 से 2 रोज़ 17 जून और 18 जून तक ये जो उसके इफ़ेक्ट्स हैं वो यहाँ पर बरकरार रह सकते हैं। कराची की साहिली पट्टी आज भी शहरियों के लिए जो है बंद है। शहरियों को साहिली किनारे पर आने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। इस वक्त ये जो हम जहाँ पर मौजूद है डेविल्स पॉइंट 2 दरिया का इलाका है जहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर शहरियों की बड़ी तादाद मौजूद होती है अमूमी तौर पर, और शहरियों को यहाँ पे हम आते देखते हैं और इन्जॉय करता देखते हैं। गुज़िश्ता 2 दिनों में भी हमने देखा, लेकिन आज थोड़ी सी सख्ती जो है वो ज़्यादा दिखाई दे रही है। कब में आप देखें दूर तक आपको जो है वो कोई यहाँ पर शहरी नहीं दिखाई दे रहे हैं। जो रेजिडेंशियल एरियाज़ हैं उनमें भी हाई अलर्ट कर दिया गया था, और जो कराची के बिलखुसूस वो इलाके जिसमें इब्राहिम हैदरी की पट्टी है और अब्दुल हबीब, आपने हमें तफसील से आगाह किया, बहुत शुक्रिया आपका। हम देख रहे थे आपके पीछे 2 लड़के वीडियो बना रहे थे और उन पर पानी जो है पानी की लहरें आई हैं। रिपोर्टर्स मुझे ऐसा लगा, मे बी यस, जिस तरह वो बता रहे थे कि लोग नहीं हैं यहाँ पर, अब लोगों को जी आज काफी सख्ती है। और बिलबोर्ड्स के बारे में भी हम जानेंगे, लेकिन वक्तन फवक्तन हम अपने नुमाइंदा से बात करते रहेंगे, आपको अपडेट करते रहेंगे कि ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है। बिल्कुल। और अब्दुल कादिर साहब के पास आते हैं दोबारा से। अब्दुल कादिर साहब, आप कराची की सूरत हाल पर हम बात कर रहे थे कि शदीद बारिशें भी हो सकती हैं जी। क्या अर्बन फ्लडिंग का खदशा भी रहेगा या फिर क्लाउड बर्स्ट का भी खतरा हो सकता है? अच्छा, अभी तक जो इस बिपरजॉय का बिहेवियर है इसको अगर हम देखें तो अब कराची में ज़्यादा नुकसानात के चांसेस कम हैं। ओके। बारिशें होंगी और हो भी रही हैं इस एरिया में, लेकिन अभी फ़िलहाल इसका ज़्यादा ख़तरा नहीं है क्योंकि इसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स ईस्ट हो गई है। सही। और दूसरा इसमें क्योंकि इसका जो टकराने का जहाँ पे लैंडफॉल किया है बिपरजॉय ने वो हिंदुस्तान में कच्छ का एरिया है, और कच्छ का एरिया जो है वहाँ पे तो शदीद बारिशें हो रही हैं। इसमें द्वारका है, जामपुर है और दूसरे रन ऑफ कच्छ का एरिया है, इसमें तो काफ़ी नुकसान हुआ है। लेकिन लकीली इंडिया से भी अभी तक कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। तो इसका जो है पाकिस्तान के ज़्यादातर एरियाज इससे अभी तक की जो इस तूफ़ान का बिहेवियर है उससे लग रहा है कि महफूज रहेंगे। सही। जो साहली पट्टी है जिसमें बदीन, सजावल और थरपारकर के कुछ एरियाज तक जो है ये नुकसान हो सकता है। बिल्कुल सही। अब्दुल कादिर साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू वेरी मच। और अल्लाह करे कि पाकिस्तान के सिंध के जिन साहली पट्टी के इलाकों की हम जिक्र कर रहे हैं, अल्लाह ना करे कि वहाँ पर ज़्यादा तबाही हो। इनमें कुछ इलाके ऐसे भी हैं जो पिछले कई सालों में बहुत सी खुश्की पानी की नज़र हो गई, क्योंकि जब वाटर लेवल बढ़ता है तो इस इलाके के लोगों ने इससे पहले 2 दफ़ा नकल मकानी की है। तो इस बार भी यही कहा जा रहा है कि खैर उनको इनखला तो वहाँ से हो चुका है, लेकिन अल्लाह ना करे कि इस तूफान की वजह से ज़्यादा तबाही हो। आमीन। अभी एक ब्रेक लेते हैं जनाब, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहली बार कराची की मेयरशिप हासिल करने में कामयाब हो गया है, इस पर तफसील से बात करेंगे। स्टे विद अस। एक बार फिर खुशामदीद। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहली बार कराची की मेयरशिप हासिल करने में कामयाब। मुर्तज़ा वहाब का कराची के 27वें मेयर बनने का एजाज मिला उनको। पीपल्स पार्टी के मुर्तज़ा वहाब 173 वोट लेकर मेयर कराची मुंतखब हुए, जबकि हाफिज नईमुर रहमान को 160 वोट मिले। सलमान अब्दुल्ला मुराद डेप्यूटी मेयर मुंतखब हुए। पीटीआई के 30 मुनहरिफ अराकीन ने वोट कास्ट नहीं किया। पीटीआई के फिरदौस शमीम समेत 3 अराकीन को बख्तरबंद में लाया गया। सिंध में मेयर के तमाम 6 ओहदों पर पीपी कामयाब रही।
मुर्तज़ा वहाब कराची, काशिफ शोरो हैदराबाद, अरसलान शेख सक्खर, अब्दुल रऊफ मीरपुर खास, रशीद भट्टी शहीद बेनज़ीराबाद और अनवर अली लाड़काना के मेयर मुंतखब हुए। आसिफ अली जरदारी ने मुर्तज़ा वहाब को मुबारकबाद भी दी। जबकि जमात इस्लामी का मेयर कराची के नताइज पर आज मुल्क भर में यौम स्याह मनाने का ऐलान सामने आया। हाफिज नईमुर रहमान का मेयर कराची का इलेक्शन कलअदम करार देने का मुतालबा भी सामने आया। जी, कल कराची इलेक्शंस में क्या हुआ आपको भी दिखाते हैं। सिंध में जियालों ने फतह के झंडे गाड़ दिए, हर तीर ऐन निशाने पर लगा। 6 की 6 मेयर सीटें पीपल्स पार्टी के नाम रहीं। कराची पर मुर्तजा वहाब हुक्मरानी करेंगे। हैदराबाद से काशिफ शोरो सीट ले उड़े। अरसलान इस्लाम शेख सक्खर से फातेह। लाड़काना की नशिस्त अनवर अली लोहर के हिस्से में आई। मीरपुर खास से अब्दुल रऊफ, जबकि शहीद बेनजीराबाद से काजी रशीद मेयर की जिम्मेदारियां निभाएंगे। इस हवाले से तफसील से बात करते हैं। ब्यूरो चीफ कराची शोएब बर्नी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं और सीनियर तज्जियाकार तारिक हबीब साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। शोएब बर्नी, सबसे पहले आपकी तरफ आऊँगा। कल तमाम दिन क्या सूरत हाल रही कराची की और कुछ नाखुशगवार वाक़यात भी रिपोर्ट हुए और जब मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब बन गए, पीपल्स पार्टी ने ये नशिस्त जो है वो अपने नाम की। इसके अलावा भी 6 नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार ही कामयाब ठहरे। जरा तफसीलन अपडेट कीजिए, कल का दिन कैसा रहा? जी देखिए, कल पहली मर्तबा एक तो जो बल्दियाती जो उम्मीदवारों का इलेक्शन होता है, जिसको मेयर का इलेक्शन कहा जाता है, वो केएमसी बिल्डिंग के बजाय सिंध आर्ट्स काउंसिल की बिल्डिंग में हुआ। ये पहली मर्तबा हुआ और उसके बाद जब इलेक्शन हुआ तो उसके बाद हमने देखा कि जिस तरह से जिसको पीटीआई का फॉरवर्ड ब्लॉक करार दिया जा रहा था, जमात इस्लामी ने उसको लापता ब्लॉक करार दिया गया। वो वोट डालने के लिए लोग नहीं आए। जब इलेक्शन का मरहला शुरू हुआ तो अददी बरतरी चाहिए थी। उस वक्त जो टोटल नंबर चाहिए थे वो 184 थे मेयर मुंतखब करने के लिए, लेकिन 184 का नंबर तो पीपल्स पार्टी हासिल नहीं कर सकी। अलबत्ता 173 का नंबर उन्होंने हासिल किया और उसके बाद जो है मेयर कराची पहली दफा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई जियाला कराची का मुंतखब हुआ है। इससे पहले माजी में जमात इस्लामी और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के मेयर आ चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी भी आज तक कराची में अपना मेयर मुंतखब करवाने में कामयाब नहीं हुई थी। एमकेएम का बाइकआउट था, जमात इस्लामी की जानिब से वोट हासिल किए गए, लेकिन पीपल्स पार्टी ने जिस तरह से इलेक्शन को आप देख सकते हैं कि मैनेज करके चले तो वो अपना मेयर मुंतखब करवाने में कामयाब हो गए। लेकिन अब एक सवाल ये भी होगा कि मेयर तो इनका मुंतखब हो गया, अब इनके ऊपर डिलीवरी के लिए प्रेशर बहुत ज्यादा आ जाएगा। वफाक में ये पीटीएम का हिस्सा है, सिंध हुकूमत पूरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आराम से कर रही है। सिंध अपोजिशन में, सिंध असेंबली में कोई इनको अपोजिशन खास सामने है ही नहीं बिल्कुल। इसके बाद अब केएमसी में भी जो इनको काम करके डिलीवर करके दिखाना पड़ेगा, क्योंकि आने वाला अब बिल्कुल करीब है जनरल इलेक्शंस। तो पीपल्स पार्टी से कराची के शहरियों की तवक्कुआत बढ़ गई हैं, क्योंकि कराची में जिस तरह से हाफिज नईमुर रहमान साहब ये जमात इस्लामी की जानिब से बल्दियाती इलेक्शन की पूरी कैंपेन को रन किया गया, लीड किया गया, यहाँ तक कि अब जब कल रिजल्ट आया है उसके बावजूद आज जमात इस्लामी मुल्क भर में यौम सियाह मना रही है और कराची में 8 मुकामात पे उसामा रजी साहब जो जमात इस्लामी के रहनुमा, उनका ये कहना है कि हम एहतजाज करेंगे। आज भी जुम्मे की नमाज के बाद से ये मामला शुरू होंगे। जी तारिक हबीब साहब, आम इंतखाबात से पहले मेयर कराची समेत सिंध की तमाम 6 नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों की कामयाबी आने वाले इंतखाबात पर जो है वो किस तरह से असरअंदाज हो सकती है? देखिए जी, आने वाले इंतखाबात के हवाले से तो जिस पार्टी ने भी बल्दियाती इंतखाबात को अपना टारगेट बनाया, उसने यही सोच के बनाया था कि आने वाले इंतखाबात की तैयारी की जा रही है जी। तो ये नुक्ता तो बिल्कुल ठीक है कि जो बल्दियाती इंतखाबात थे, इनको जो आइंदा आम इंतखाबात हैं उनके तनाजुर में ही देखा जा रहा था। लेकिन यहाँ पर देखना ये होगा कि जो प्रोसेस कल हुआ है उस प्रोसेस में मामलात क्या क्या सामने आए हैं। पीपल्स पार्टी ने अपना मेयर मुंतखब करवा लिया, लेकिन अगर आप हिस्ट्री देखें तो शेब बर्नी बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि पीपल्स पार्टी कराची में आज तक कामयाबी हासिल नहीं कर सकी थी। यानी जब भुट्टो साहब अपनी पीक पर थे उस वक्त भी सिर्फ 2 सीटें पीपल्स पार्टी कराची में हासिल कर सकी थी, और उसके बाद जो इलेक्शन की हिस्ट्री हमें बताती है वो ये बताती है कि पीपल्स पार्टी हमेशा 2-3 कौमी सूबाई की 2-3 सीटें जो है
सॉरी कौमी की जो है वो 2 और 3 सीटें, इससे ज़्यादा वो कभी नहीं हासिल कर सकी। कराची कभी भी पीपल्स पार्टी का शहर नहीं रहा। कराची में जो हमने देखा कि दहाइयों तक MQM ने बहुत मजबूत तरीके से अपना वोट बैंक बनाया और उसने हुकूमत की, और उसके बाद या उससे पहले अगर हम देखें तो जमात इस्लामी जो है वो यहाँ पर हुकूमत बनाती रही है, उसके उम्मीदवार कामयाब होते रहे हैं। अब ये जो इंतखाब मेयर का हुआ है, इसमें भी यही हुआ कि एक जमात इस्लामी पूरी कराची की जो बुनियादी मसाइल थे उनको लेकर चल रही थी, जैसे कि इलेक्ट्रिक का इशू था, जैसे नादरा का इशू था, फिर उसके बाद कराची में इन्होंने मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स किए नौजवानों के लिए, यानी एक इंगेज किया हुआ था नौजवानों को और वो उसको लेकर चल रही थी। मेरा ख्याल ये है कि जो जमात इस्लामी ने वोट हासिल किया वो कराची वालों को इंगेज करके किया था, जबकि इस दौरान हमें पीपल्स पार्टी की तरफ से कोई बड़ी एक्टिविटी नज़र नहीं आती। उसके बावजूद पीपल्स पार्टी ने बहुत अच्छे तरीके से इलेक्शन मैनेज किया। उन्होंने जो है वो वहाँ से सीटें भी हासिल की, जमात इस्लामी ने भी सीटें हासिल की। लेकिन जहाँ हम जमहूरियत की बात करते हैं तो नंबर ऑफ़ गेम जो था वो इनिशियली जो हमें नज़र आ रहा था वो ये था कि वो जमात इस्लामी के हाथ में आ चुका है और 193 जमात इस्लामी प्लस PTI जो है वो सीटें ले लेगी, जो इब्तदाई तौर पे नज़र आ रहा था। लेकिन उसके बाद फिर जो हुआ वो सब ने देखा कि 31 जो अरकान थे PTI के वो मुबैना तौर पे लापता हो गए या कर दिए गए, और फिर उसके बाद इलेक्शन पूरा जो है वो डाइवर्ट हो गया। और जो ऐवान में मौजूद लोग थे, पहले 184 लेनी थी सीटें, लेकिन इसका तरीक़ाकार ये होता है कि जो ऐवान में मौजूद नुमाइंदगान होते हैं उनमें अक्सरियत हासिल करनी होती है, तो वो अक्सरियत कल पीपल्स पार्टी ने साबित कर दी। ये और बात है कि उसे हम जो है वो फिर उसके ऊपर कहें थे कि पीपल्स पार्टी एक जमहूरी जमात है, इसमें कोई दो राय नहीं है, मुल्की सतह की जमात है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन कल का जो अमल हुआ उसमें जो है वो शाह महमूद कुरैशी साहब ने एक बड़ा अच्छा जो है वो तबसरा किया, वन लाइनर है। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी कराची में जीत गई लेकिन जमहूरियत हार गई। तो मामला हुआ कि पीपल्स पार्टी अपना मेयर बनाने में तो ज़रूर कामयाब हो गई, लेकिन यहाँ पे फिर जो है वो हमारे भाई शुएब बरनी जो है वो उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि अब जितना दबाव मुर्तज़ा वहाब पे आएगा वो शायद इससे पहले बाकी जो इनके 5 मेयर्स जीते हैं उनके ऊपर शायद इतना दबाव ना हो जितना मुर्तज़ा वहाब पे होगा। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है तारिक हबीब साहब, ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है परफॉर्मेंस के हवाले से भी, इस पर भी हम तफसील से आपसे बात करेंगे। लेकिन मैं शुएब बरनी साहब जो हैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूँगा कि मुर्तज़ा वहाब को जब पहले एडमिनिस्ट्रेटर कराची बनाया और उसके बाद वो मेयर कराची भी मुंतखब हो गए, जहाँ तक प्रेशर गेम की बात है कि उन पर प्रेशर बहुत होगा क्योंकि सिंध हुकूमत भी इस वक्त पीपल्स पार्टी के बाद है, फिर मेयर कराची भी पीपल्स पार्टी का है। तो अवाम का रद्द-ए-अमल क्या है? अवाम क्या कहती है? क्या अवाम मुतमईन है? जी देखिए, कराची के अवाम बहुत बड़ी तादाद में जो मुत्तहदा की वोटर थी वो तो वोट डालने के लिए बाहर नहीं निकले थे, उन्होंने बाइकआउट किया था। जमात इस्लामी के जो नजरिया रखने वाले लोग थे वो वोट डालने के लिए बिल्कुल आए थे, वो नाला दिखाई देते हैं। लेकिन जो एक आम कराची का शहरी है वो कहता है चलो अच्छा हुआ कि इस मर्तबा पीपल्स पार्टी का मेयर आया है, अब इनको काम करना पड़ेगा वरना दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अब कम से कम पीपल्स पार्टी ये नहीं कह सकेगी कि बल्दियात में KMC में कराची वाले कभी हमें चांस नहीं देते, जिसकी वजह से कराची के एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज हल नहीं होते। बिल्कुल होता ये है कि जैसे वसीम अख्तर MQM के मुंतखब हुए मेयर, वो ये कहते थे मेरे पास वसाइल नहीं है, मेरे पास फंड्स नहीं है, और वो इसका रोना रोते रोते अमेरिका चले गए। अब ऐसी सूरत हाल में मुर्तज़ा वहाब के पास कहीं जाने का मौका नहीं होगा, क्योंकि मुर्तज़ा वहाब तर्जुमान सिंध हुकूमत हैं, उनकी फाइलों को पहिए लगे होते हैं और उनके काम रुकते नहीं हैं। एक तो वो आसिफ अली जरदारी के करीबी हैं, इसके बाद फरियाल तालपुर के बहुत करीब हैं, तो उनके कामों को अमूमन हमने देखा है कि सिंध में रोका नहीं जाता। ये जब एडमिनिस्ट्रेटर कराची बने थे तो भी बहुत ताकतवर थे, वजीर आला हाउस में जो मीटिंग्स होती थी मैंने वो मीटिंग्स अटेंड की हैं, इनके पास फाइलें आ रही होती थी, सिग्नेचर हो रहे होते थे और चीजें जा रही होती थी। जबकि इससे पहले हमने देखा था कि मुस्तफा कमाल के दौर में भी ये फाइलों को, जिसको मैं पहिया लगा होना कह रहा हूँ, वो होता था कि वो जो प्रोजेक्ट्स होते थे, जो मेयर की जिम्मेदारी होती थी, वो बहुत तेजी के साथ हो रहे होते थे। लेकिन वसीम अख्तर के दौर में ऐसा हरगिज नहीं था।
लेकिन अब क्योंकि मुर्तजा वहाब के ऊपर तो पूरी पीपल्स पार्टी डिपेंड कर रही है, आने वाले इलेक्शन में अगर पीपल्स पार्टी को कराची से वफाक की और सूबाई की मजीद सीटें चाहिए बिलावल को वजीर आजम बनाने के लिए, तो इनको मुर्तजा वहाब से काम हर हाल में करवाना है। कल आपने देखा होगा जो रात को बिलावल हाउस पे जश्न रखा गया, वो मायने खेज जश्न था। बिलावल हाउस पे उसको रखने का मकसद ये था कि पीपल्स पार्टी कराची के शहरियों को एक मैसेज डिलीवर कर रही थी कि भाई अब ये मेयर कराची का है और ये कराची का रहने वाला है, इसका ताल्लुक अंदरूने सिंध से भी नहीं है, ये कराची का मेयर है और ये कराची में डिलीवर करेगा। इसी तरह जैसे अब्दुल्ला जो डिप्टी मेयर हैं वो भी मुकम्मल तौर पे कराची के रिहायशी हैं, कराची के इलाके मलीर में वो सारी जिंदगी पले बड़े हैं और यहीं पे उनको रहते हैं। तो ये अब मेयर और डिप्टी मेयर तो ये नहीं कह सकते कि हमें कराची के मसाइल का नहीं पता, उनको एक एक सड़क, एक एक चुरंगी, एक एक गली का पता है कि कहाँ क्या मसाइल हैं, कहाँ पानी नहीं आता, कहाँ सीवरेज के मसाइल है, कहाँ की सड़कें टूटी हुई हैं, कहाँ का कचरा नहीं उठता और क्यों नहीं होता। इसकी वजूहात का भी मुर्तजा वहाब को और जो डिप्टी मेयर मुंतखब हुए हैं, अभी वो अपना हल बर्दारी होगी, एक तकरीब होगी, वो सब तो होगा, लेकिन उनको मामलात पता है। और रात में ही 1 बजे के करीब मुर्तजा वहाब ने गुलिस्तान जौहर में जो अंडरपास बन रहा है वहां का दौरा किया है। वो ओल्ड सिटी एरिया में जो बिल्डिंग मखदूश थी क्योंकि ये तूफान का मामला चल रहा था, वहां पे वो उन्होंने विजिट किया है और वो खुद रात भर मुतादिक रहे, तकरीबन 2 बजे रात तक वो जो है कराची की सड़कों पे थे और ये उनको करना पड़ेगा क्योंकि पूरी पीपल्स पार्टी उनकी तरफ देख रही है। सही। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है तारिक हबीब साहब, व्हाट्स योर टेक ऑन इट कि अब तो काम करना पड़ेगा पीपल्स पार्टी को, अब तो वो बहाना भी नहीं है। जैसे MQM अगर बल्दियाती सेटअप में होती थी और सूबाई सेटअप पीपल्स पार्टी के पास होता था तो लड़ाई झगड़े जारी रहते थे, अब तो बल्दियाती सेटअप भी पीपल्स पार्टी के पास है, सिंध सूबे की जो हुक्मरानी है वो भी पीपल्स पार्टी के पास है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस बार वाकई पीपल्स पार्टी ने ये ठान लिया है कि आवाम की खिदमत करनी है? देखिए, इसमें एक जो मेयर मुंतखब हुए हैं मुर्तज़ा वहाब, उन्हें अगर देखा जाए तो इसमें कोई दो राय नहीं कि वो एक डायनामिक शख्सियत हैं, वो एनर्जेटिक हैं, वो काम करने के लिए ना सिर्फ तैयार हैं बल्कि पूरे जोश से तैयार हैं। तो मुर्तज़ा साहब को देखते हुए, मुर्तज़ा वहाब को देखते हुए हम ये कह सकते हैं, हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि पीपल्स पार्टी कराची में ज़रूर डिलीवर करेगी। वैसे अगर देखा जाए तो पीपल्स पार्टी के पास तकरीबन 2.5-3 दहाइयों से जो है वो सूबाई हुकूमत है, लेकिन सूबाई हुकूमत होने के बावजूद जो कराची की सूरत हाल है, यानी जो सूबे का दारुल-खिलाफा है उसकी जो सूरत हाल है उसका आप अंदाज़ा कर सकते हैं, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को देख के कर सकते हैं कि 3 दहाइयों में हुकूमत, सूबाई हुकूमत होने के बावजूद कराची को कुछ डिलीवर नहीं किया जा सका। बल्कि चेयरमैन बिलावल साहब कहते हैं कि मैं तो ख़ुद जो है पानी का टैंकर मंगवा के पानी इस्तेमाल करता हूँ। तो अब कम अज़ कम उम्मीद ये है कि पानी का टैंकर तो बिलावल साहब को जो है वो छोड़ना पड़ेगा। और मुर्तज़ा वहाब, देखिए मुर्तज़ा वहाब साहब कि सिर्फ ये नहीं है कि मुर्तज़ा वहाब ख़ुद जो हैं वो तरक्की पसंद सियासत का अहम किरदार हैं, बल्कि उनकी वालदा मोहतरमा, उनके वालिद, उन्होंने पूरी अपनी ज़िंदगी जो है इस सियासत को दी है। तो वो ऐसे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं जो सियासत में एक तवील अरसे से नस्ल दर नस्ल चला आ रहा है। और इसमें कोई दो राय नहीं कि मुर्तज़ा वहाब साहब से पूरी तरह उम्मीद रख रहे हैं कराची वाले, और जो आम शहरी हैं वो जो उन्हें जानते हैं वो बहुत अच्छी तरह ये बात जानते हैं कि वो डिलीवर करने के लिए, बल्कि अगर ये कहा जाए डिलीवर करने के लिए बेचैन है। तो इसमें कोई जो है वो मुबालगा आराई यकीनी तौर पे नहीं होगी। बहुत एनर्जेटिक है। कई दफ़ा मुर्तज़ा वहाब साहब से बात हुई है और कराची के हवाले से कई दफ़ा बात हुई तो नज़र आता था कि वो बस कोई मौका ढूंढ रहे हैं कि उन्हें मिले, उन्हें रिसोर्सेज मिलें और वो कराची को कुछ करके दिखाएं। तो हम कम अज़ कम ये कह सकते हैं बतौर सहाफ़ी जो हम देखते रहे हैं, तो हम ये उम्मीद रख सकते हैं कि इंशाल्लाह जो है वो कराची को मुर्तज़ा वहाब जो है वो डिलीवर ज़रूर करके देंगे। और अब तो ये पीपल्स पार्टी के लिए ज़िंदगी और मौत का मसला होगा। देखें, बिल्कुल कराची, मैंने पहले भी कहा, कराची में आज तक पीपल्स पार्टी जीत नहीं सकी। कराची कभी भी पीपल्स पार्टी का शहर नहीं रहा। तो अब पीपल्स पार्टी को अगर कराची लेना है तो लाजमी तौर पे पीपल्स पार्टी को डिलीवर करना पड़ेगा, अदरवाइज पीपल्स पार्टी की मौत हो जाएगी कराची की हद तक। और MQM और जमात इस्लामी को पीछे धकेलना जो है वो, ये आप ये समझें कि पीपल्स पार्टी को एक मौका मिला है इसका, अगर ये ज़ाया किया तो फिर शायद पीपल्स पार्टी आम इंतखाब अपनी पुरानी रूटीन पे आ जाएगी कि मलीर की साइड से, बिन कासिम की साइड से और
लियारी की साइड से वो 2-3 सीटें लेने, गडाब की साइड से 2-3 सीटें, बस ये पीपल्स पार्टी को जो विरसे में मिलती हैं सिर्फ वो मिला करेंगी। अगर पीपल्स पार्टी ने कराची हासिल करना है तो इसमें कोई शक नहीं कि उसे डिलीवर करना पड़ेगा। बिल्कुल। शुएब बरनी साहब, आप बताइएगा, क्या मुर्तज़ा वहाब को मुस्तफ़ा कमाल से कंपेयर किया जा सकता है? और क्या कराची के मसाइल हल होने के साथ साथ अगर हम देखें तरक्याती काम भी वहां पर होंगे, तरक्की के रास्ते भी क्या खुलेंगे? जी देखिए, इस वक्त तो कंपैरिजन हम नहीं कर सकते। ये तो इनकी परफॉर्मेंस बताएगी, इनकी डिलीवरी बताएगी कि ये किस तरह से दोनों में से बेहतर हैं। लेकिन जिस वक्त मुस्तफा कमाल साहब मेयर कराची थे तो उस वक्त आपको याद होगा कि जी हम सुन रहे हैं शोएब बनी, प्लीज कंटिन्यू। जी मैं कह रहा हूँ जिस वक्त मुर्तजा अब इस वक्त तो इन दोनों को आपस में कंपेयर फिलहाल नहीं किया जा सकता। जाहिर सी बात है, इनके 4 साल कारकर्दगी को देखने के बाद ही ये बात कही जा सकती है। अभी तो बहुत ज्यादा ये टू अर्ली हो जाएगा कि हम दोनों का कंपैरिजन शुरू कर दें, क्योंकि जिस वक्त मुस्तफा कमाल काम करते थे, तरीकाकार तो मुर्तजा वहाब का भी यही है कि ये रातों को निकल जाते हैं, ये किसी चीज का इंतजार नहीं करते। ये 2-2, 3-3 बजे तक कराची की सड़कों पे घूम रहे होते हैं, आम चाय की होटलों पे बैठ जाते हैं, ढाबे होटलों पे बैठ के खाने खा रहे होते हैं, अपने प्रोजेक्ट्स का जायजा लेने के लिए उतर जाते हैं। यही मुस्तफा कमाल का भी ट्रेंड था कि वो रात को 3-3 बजे 125 मोटरसाइकिल पे घूमते थे, अंडरपास का जायजा लेने चले जाते थे, कहीं ब्रिज बन रहे होते थे। पूरी पूरी रात हमने देखा कराची में तरक्याती काम होते थे, लेकिन उनको बहुत अच्छी तरह से फंड्स प्रोवाइड किए जा रहे थे जिसकी मदद से उन्होंने काम डिलीवर करे। अब ये मुर्तजा वहाब जो है, इनको भी इस तरह से फंड्स अगर मिलते रहे, इनके तरक्याती मंसूबे कंटिन्यू रहे, लेकिन इनकी एक अच्छी चीज ये है कि ये एक विजन लेके चल रहे हैं और इनकी एक विजन हमें दिखाई देता है जब भी हम इनसे ऑफ द रिकॉर्ड बात करते हैं। इनको पता है कि कराची की तरक्की किस तरह से करनी है, मतलब इनको ये कोई एक्शन प्लान बनाने की जरूरत नहीं है। एक्शन प्लान इनके पास है कि कराची के लिए क्या क्या करना है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। क्या कराची के लिए क्या करना है, कराची की आवाम को किस तरह रिलीफ देना है और मसाइल किस तरह हल करना है, ये चीजें बड़ी वाज़ेह हैं। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि पीपल्स पार्टी को अब डिलीवर करना पड़ेगा। शोएब बनी, आपका बहुत शुक्रिया। तारिक हबीब साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक लेते हैं और छोटी सी ब्रेक के बाद फौरन से आपके सामने दोबारा हाजिर होते हैं। उसामा रजीज साहब हमारे साथ होंगे, जमात इस्लामी का मौक़िफ़ जानेंगे इस सारी सूरत हाल पर, क्योंकि जमात इस्लामी की जानिब से कहा गया है कि वो मुल्क भर में एहतजाज करेंगे। आज यौम स्याह मनाया जाएगा। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। कराची मेयर के इलेक्शन के हवाले से अभी हम मजीद बात करते हैं। जमात इस्लामी का मौक़िफ़ जानते हैं। उसामा रजीज साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। उसामा साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का। और सर गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो जमात इस्लामी ने पीपल्स पार्टी पर मुंतखब नुमाइंदों को अगवा करने, वोटों की खरीदारी और धोस धांधली धमकी, ये सारे इल्ज़ामात लगाए हैं। इसमें कहाँ तक हकीकत है? जी बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, जो हकीकत की बात है उसका तो मसला ये है कि वो नुमाइंदे गायब हैं, उनका कुछ पता नहीं है। वो ये वीडियोस जारी कर चुके हैं कि हमारे ऊपर बड़ा दबाव है, हमारे साथ आइंदा आने वाले दिनों में क्या होगा ये हमें कुछ नहीं पता। वीडियोस आई हैं कि लोगों के घरों के बाहर जो कैमरे के जरिए कि गाड़ियां आई हैं, वीगो गाड़ियां, डबल केबिन गाड़ियां घरों के बाहर आई हैं, अंदर से बंदे को खींच के निकाल के ले गए और उसके बाद वो बंदा गायब हो गया है। तो ये तो जंगल का कानून है, ये कौन सी जमहूरियत है? इस तरह से आप अगर मेयर बनाएंगे, कराची में नफरतों के बीज बोएंगे, उनके मुंतखब नुमाइंदों और उनके मैंडेट पे शबखून मारेंगे और उसके बाद आप कहेंगे कि हम मेयर बन गए, आइए हम सब मिलजुल कर काम करें। यार खुदा का खौफ करें, आंखों में तो धूल ना झोंकें आप। इस तरह की जमहूरियत और इस तरह की नफरत फैलाकर आप जमहूरियत की लाश पे खड़े होकर कराची से हमदर्दियां मांगेंगे। आपने 1.5 साल में कराची के लिए, 15 साल में कराची के लिए, उससे पहले सन 70 से आप हुकूमत में हैं, आप कराची को लूटे जा रहे हैं। यहाँ पर नफरतों के बीज बोए जा रहे हैं और उसके बाद यहाँ पे आप लोगों की राय पर उस पर भी शबखून मार रहे हैं। उसके बाद आप कह रहे हैं कि जनाब हम, ये कौन सी खिदमत है और ये कौन सी जमहूरियत है? जी उसामा रजी साहब, आप लोगों ने अदालत जाने का फैसला किया, आप क्या समझते हैं कि अदालत से आप लोगों को इंसाफ मिल पाएगा? देखिए, पीपल्स पार्टी ने दौरान इलेक्शन, यानी इलेक्शन का प्रोसेस शुरू हो गया था। यहाँ तो देखिए ये मुल्क है, इस मुल्क में कौन से एक शहर का इलेक्शन जो है, वो जो कहते हैं ना कि ऐ दिल मैंने तुझे सीने से लगाया हुआ है और तू है कि मेरी जान को आया हुआ है। यानी एक शहर का इलेक्शन है, महीनों से जारी है, ना इलेक्शन कमीशन इस काबिल है कि वो करवा सके। दौरान इलेक्शन
एक नया एक्ट आ गया। नए एक्ट में गैर मुंतखब फर्द को मेयर के तौर पे नॉमिनेट करने का कानून मंजूर कर लिया। हमने अदालत में अपील की, अदालत ने उसको मंजूर कर लिया है। अदालत ने कहा है कि अगर इस फैसले पर आपने अमल नहीं किया, अगर हमें इसमें कोई कानूनी हुक्म नजर आया तो ये पूरा प्रोसेस रिवर्स हो जाएगा। ये रिवर्स होने जा रहा है, ये कानून और ज़ाब्ते के मुताबिक। लेकिन सर ये तभी होगा जब हाफिज नईमुर रहमान साहब खुद या फिर जमात इस्लामी से अदालत का रुख किया जाएगा, दरखास्त की जाएगी, ये तभी होगा। अदालत ने फैसला दे दिया है, उनके अटॉर्नी जनरल से उन्होंने जो है वो लिखवा के ले लिया है कि ये पूरा प्रोसेस रिवर्स होगा। अदालत ने उसमें फैसला दे दिया है। हम तो अदालत में जा चुके हैं, अब हम स्ट्रीट पे भी आएंगे इंशाल्लाह। सही, हम इसके खिलाफ मुजाहिमत करेंगे। आज पूरे मुल्क में यौम सियाह मनाया जा रहा है। पूरे मुल्क में जनाब सिराजुल हक की अपील पर यौम सियाह मनाया जा रहा है। कराची में भी बहुत बड़ा मुजाहरा होगा। सही सही, ठीक है। उसामा रज़ी साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। और वैसे मैं इसमें एक चीज करूंगा है ना कि बहुत अच्छा मौका है इस वक्त जमात इस्लामी के पास एक भरपूर और स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन का किरदार अदा करने के लिए, क्योंकि कराची के मसाइल हल करने के लिए हमेशा से ये प्रॉब्लम रहा है कि जी बल्दियात जो है वो जमात इस्लामी के पास है, या सिंध गवर्नमेंट जो है वो पीपल्स पार्टी के पास है, या बल्दियाती सेटअप MQM के पास है और सिंध हुकूमत पीपल्स पार्टी। अब तो पीपल्स पार्टी के पास है, सूबा भी और कराची भी, तमाम बल्दियाती सेटअप भी। तो ये अच्छा मौका है कि MQM और जमात इस्लामी मिलकर एक भरपूर ऑपोजिशन का किरदार अदा करे और लोगों के मसाइल हल करने में भी इस तरीके से भी बड़ी हेल्प हो सकती है। अभी एक ब्रेक लेते हैं जनाब, आप 10 बजे की हेडलाइंस देखिए, उसके बाद आपसे मुलाकात होगी। वेलकम बैक जनाब, एक बार फिर बात करते हैं बिपरजॉय तूफान की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं हमारे नुमाइंदे अब्दुल हबीब खान से। बिल्कुल अब्दुल हबीब, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल देखें, कराची शहर की बात की जाए या पाकिस्तानी साहिली बेल्ट की बात करें तो गुज़िश्ता रात समुद्री तूफ़ान जो है वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जो बॉर्डर वाला इलाका है उन इलाकों पे रन ऑफ कच्छ और इसके साथ साथ इंडियन गुजरात के कुछ इलाके हैं जहाँ पे वो लैंडफॉल जो एक टर्म यूज़ की जाती है कि जब ज़मीनी हिस्सों से जो है वो समुद्री तूफ़ान टकरा जाता है। तो रात गए ये सिलसिला जो है वो शुरू हो गया था और बॉर्डर के इलाकों पे जो है वो समुद्री तूफ़ान टकराया है, लेकिन उसकी जो नौइयत है, जिस तरह इम्पैक्ट इसका था, वो इम्पैक्ट में खासी हद तक जो है वो समुद्री तूफ़ान में कमी आ गई थी। अब ये सिलसिला जो है वो थोड़ा सा आगे बढ़ता जा रहा है और अभी भी यही इम्कानात ज़ाहिर किए जा रहे हैं कि जो समुद्री तूफ़ान के इफ़ेक्ट हैं वो कराची समेत सिंध की जो साहिली बेल्ट है इस हिस्से में बरकरार रहेंगे। बिलखुसूस जो सिंध के अंदरूनी इलाके भी हैं जिसमें हैदराबाद है, सजावल है और ये जो बेल्ट है इस हिस्से में भी जो है वो इसके इफ़ेक्ट जो है वो बरकरार रहेंगे। मतलब अबरालूद है इस पूरे हिस्से में। आज भी सुबह से ही महकमा मौसमियात की जानिब से इसी किस्म की पेश गोई है कि कराची समेत जो सिंध के मुख्तलिफ इलाके हैं यहाँ पर वक्फे से हल्की और कई सिंध के इलाकों में जो है वो तेज़ बारिश भी जो है वो हो सकती है। सुबह से ही ये इतलात हैं कि सजावल, ठट्टा, बदीन, इन इलाकों में बारिश जो है वो सिलसिला जारी है, जबकि कराची में वक्फे से आज भी हल्की हल्की बारिश की जो है वो पेशगोई की है। दूसरी तरफ अगर बात करें इसी समुद्री तूफान बिपरजॉय की, तो इससे कराची वालों के लिए एक ज़रूर फ़ायदा हुआ है कि वो ये कि कराची में पिछले जो 7 और 8 रोज़ थे उनमें शदीद गर्मी थी और गर्मी की जो महसूस की जाने वाली जो हरारत थी वो तकरीबन 44 और 45 डिग्री तक कराची में जो है वो दर्जा हरारत महसूस किया जा रहा था। गर्मी की कैफियत बहुत ज़्यादा थी, लेकिन इसके बाद अब समंदरी तूफ़ान के कराची से गुजरने के बाद और बारिशें जो कल और परसों में जो हुई हैं, दर्जा हरारत में कराची में जो है वो खासी हद तक कमी आई है। आज भी 34 और 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है वो कराची में बताया जा रहा है कि रहेगा। तो कराची वालों को कहीं ना कहीं इस तूफ़ान के बाद जो एक अच्छी चीज़ जो वो देखने को मिली वो यही कि जो दर्जा हरारत था, शदीद गर्मी थी, उसका जो जोर है वो टूटा है। ठीक हो गया अब्दुल हबीब, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि मौसम जो है वो बड़ा प्लेजेंट हो गया है, लेकिन अगर बात की जाए बिल बोर्ड्स की जिसके बारे में कहा जा रहा था कि उतार लिए जाएंगे क्योंकि बहुत खतरनाक हैं वो, और हमने कल भी देखा कि उनको उतारा नहीं गया। आप बताइए कि ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? क्या बिल बोर्ड्स अभी भी अपनी जगह पर मौजूद हैं, लगे हुए हैं उसी तरह से? और ख़ास तौर पर तेज़ हवाओं के साथ बारिशें भी होंगी, तो क्या नालों की सफाई भी कर ली गई है? अब बिल्कुल देखें, अहकामात जारी किए गए कि कराची शहर में तेज़ हवाओं के झक्कड़ चलने के इम्कानात हैं, तेज़ बारिश के आने के इम्कानात हैं।
इन तमाम तर जो कुदरती आफात हैं इनसे निमटने के लिए कुछ इकदाम किए जाते हैं। बारिश से कबल के शहर भर के जो साइन बोर्ड्स हैं उनको हटाया जाता है और जो इसके साथ साथ नालों की सफाई है उसका अमल मुकम्मल किया जाता है। लेकिन इस बार भी हर साल की तरह शहर में कुछ इलाकों में हमने देखा कि ये कार्रवाइयाँ तो की गई कि साइन बोर्ड्स पे जो है वो इश्तिहारात थे उनको हटाया गया, नालों की सफाई भी कई जगहों पे देखने आई। लेकिन इसके बावजूद शहर में बहुत सारे मकामात ऐसे हैं जहाँ पर ये तमाम तर इकदाम जो है वो नहीं किए जा सके। आज हम 16 जून जो है वो उसमें आ चुके हैं। तकरीबन 10 और 9 जून से ये अलर्ट जारी किए गए थे कि शहर में तेज़ हवाओं के झक्कड़ चलने के इम्कानात हैं। लेकिन अगर डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की बात करें तो गुलशन इकबाल, गुलस्तान जौहर, शाहराह फैसल, इन मकामात पर आज भी जू के तू तमाम तर जो इश्तिहारात हैं, तमाम तर जो साइन बोर्ड्स हैं, तमाम तर जो ऊंची इमारत के ऊपर बिल बोर्ड हैं वो ऐसे के ऐसे ही मौजूद हैं। इसके साथ साथ अगर इंडस्ट्रियल जोन्स की बात करें तो कराची का सबसे बड़ा और सबसे पुराना इंडस्ट्रियल जोन है साइट्स का जो इंडस्ट्रियल इलाका है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा सनतें हैं, सबसे ज़्यादा नाले हैं। 19 नाले हैं उस इलाके में और 19 के 19 नालों में जो है वो किसी किस्म की कोई सफाई नहीं की गई है। बार बार सनतकारों की जानिब से इस पर पशेमानी का इज़हार किया गया कि अगर अर्बन बारिश होती है, तेज़ बारिश हो जाती है कराची में तो अर्बन फ्लडिंग इंडस्ट्रियल जोन में जो वो हो सकती है। लेकिन उसके बावजूद वो नाले जो हैं वो साफ़ नहीं हो सके। तो कहीं ना कहीं कराची वालों को इन चीज़ पे जो ये वाले इकदाम होते हैं वहाँ हमेशा शिकायत रहती हैं। और इस साल भी हमने यही देखा कि कराची का जो खतरात थे वो तो टल गया है, लेकिन उसके बावजूद ये जो इकदाम थे इन पर मुकम्मल अमल दरामद देखने को नहीं मिल सका। ठीक है अब्दुल हबीब खान, आपने तफसील से मैं आगाह किया, बहुत शुक्रिया आपका। और ये बहुत ज़रूरी है कि जहाँ बिल बोर्ड्स को रिमूव किया जाए वहीं नालों की सफाई भी की जाए, क्योंकि तेज़ हवाओं के साथ साथ बारिशों का भी खदशा है और महकमा मौसमियात ने अलर्ट भी जारी किया है। तो सिंध गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इस तरफ भी तवज्जो दे। बिल्कुल। और यहाँ पर अब्दुल हबीब साहब का भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे और बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने रिपोर्टिंग की, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। जो हम सुबह इंडियन मीडिया की बात कर रहे थे, लहरें हमने देखी कि हवा का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, पानी में तो यानी है, लेकिन फिर भी वो बिल्कुल साहिली पट्टी पर मौजूद है। तो स्टे सेफ। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें बहुत अच्छे से आगाह किया और अपडेट किया। बिल्कुल जनाब, और आगे बढ़ते हैं। अब IMF की बात करते हैं। आलमी मालियाती फंड ने गुज़श्ता हफ्ते हुकूमत की जानिब से कौमी असम्बली में पेश किए जाने वाले माली साल 2024 के बजट के हवाले से कई सवालात उठाते हुए कहा है कि कर्ज दहिंदा पाकिस्तान के साथ इस मुसव्वदे की मंजूरी से कबल बजट को बेहतर बनाने पर काम करने के लिए तैयार है। बजट पेश किए जाने से एक रोज कबल पाकिस्तान के लिए IMF की मकामी नुमाइंदा जो हैं उन्होंने कहा था कि 2019 तौसी फंड सहूलत के तहत ज़ेर इल्तवा तकरीबन 2.5 अरब डॉलर में से कुछ रकम के इजरा के हवाले से बोर्ड के जायजे से कबल पाकिस्तान को IMF को 3 मामलात पर मुतमईन करने की जरूरत है, जिसमें आइंदा माली साल का बजट भी शामिल है। बुध को रात गए जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से बजट में तजवीज़ करदा नई टैक्स एमनेस्टी स्कीम एक नुकसानदेह मिसाल कायम करती है और प्रोग्राम की शराइत के खिलाफ है। उन्होंने बयान में यह भी वाज़ेह नहीं किया कि फंड किस खास स्कीम के हवाले से मसले की निशानदही कर रहा है या फिर नहीं। IMF के एतराज़ात के हवाले से इसाक डार भी शदीद नाराज नजर आए और उन्होंने कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। वज़ीर ख़ज़ाना कहते हैं कि आलमी मालियाती इदारा चाहता है कि पाकिस्तान पहले श्रीलंका बने और फिर इनसे हम मुज़ाकरात करें। 30 जून तक दरामदात पर पाबंदी उठाने का उन्होंने ऐलान भी किया। इस हवाले से देखते हैं एक तफसीली रिपोर्ट। सेनेट कायमा कमेटी इजलास में बजट पर सेनेटर्स के सवालात का जवाब देते हुए वजीर खजाना का कहना था कि हमारे खिलाफ जियो पॉलिटिक्स हो रही है। वजीर खजाना ने कहा कि IMF की हर बात नहीं मान सकते। बजट IMF की मुशावरत के बगैर बनाया। IMF की ख्वाहिश है कि हम किसी शोबे को टैक्स इस्तिस्ना न दें। बतौर खुद मुख्तार मुल्क हम टैक्स छूट दे सकते हैं। टैक्स छूट नहीं देंगे तो शरह नमू कैसे बढ़ेगी, रेवेन्यू नहीं आएगा तो मुल्क कैसे चलेगा। वजीर खजाना ने सेनेटर्स को तसल्ली देते हुए कहा कि घबराने की जरूरत नहीं, हर चीज इन ऑर्डर है। IMF के साथ मुज़ाकरात जारी हैं। नवा जायजा इसी माह मुकम्मल होगा। फरवरी से प्रोग्राम रोकने की कोई वजह नहीं है। एक्सटर्नल फाइनेंसिंग गैप 3 अरब डॉलर का है जो पूरा कर लिया जाएगा। ज़राअत, IT और छोटे और दरमियाने दर्जे की सनतों को मुराआ से मुआशी बहाली में मदद मिलेगी। वजीर खजाना का कहना था कि अवलीन तरजीब बैरूनी अदायगियां हैं जो बर वक्त की जाएंगी। अगर फरवरी में स्टाफ लेवल मुआहिदा हो जाता तो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग आसानी से मिल जाती। IMF के बगैर भी मुल्क चलाया जा सकता है। इस सारे मामले पर बात करते हैं। माहिर मुआशरत खाकान नजीब साहब इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। खाकान साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का एंड गुड मॉर्निंग। सर, सबसे पहला सवाल तो ये
कि पाकिस्तान में IMF की जो नुमाइंदा उनका कहना है कि बजट तजावीज़ में टैक्स नेट को वसी करने का मौका हमने गंवा दिया है। तो सबसे पहले तो इस पर क्या कमेंट करेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। वालेकुम अस्सलाम। आप खुद देख लीजिए, क्या आपने रियल एस्टेट पे टैक्स देखा? क्या आपने ये टैक्स देखा कि एग्रीकल्चर इनकम टैक्स किसी प्रोविंस ने, सिंध ने अपना बजट दे दिया, क्या उन्होंने लगाया? क्या आपने होलसेलर्स पे टैक्स देखा? 2200 अरब रुपए की इसकी इस वक्त मरात हैं। ये IMF को छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए, इकोनॉमिक सर्वे में पढ़िए, 2200 अरब की मरात FY22 में। मरात से मतलब है एग्जेम्पशंस और कंसेशंस दिए हुए हैं। क्या आपने उसको ठीक करने की कोशिश की? ये सब वो सवालात हैं जिसके जवाब हमें खुद देने हैं। IMF तो हमें करना ही करना है, उसके अलावा तो हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। और आप मतलब आगे चीज़ों को देखें तो आपको खुद एहसास होगा कि प्रोग्रेसिविटी इन टैक्सेशन, क्या हमने उसकी तरफ कुछ इकदाम उठाए? प्रॉबेबली द आंसर इज़ कि ये सब काम हमने नहीं किए, इसलिए कि हुकूमत शायद मतलब 1.5 माह की रह जाएगी जब ये बजट प्रेजेंट होगा। तो ऑब्वियसली एक हुकूमत जिसके लिए एक इलेक्शन साइकिल में जाना है, उसके लिए ऐसे दूरस्थ फैसले करना शायद इसलिए भी मेंटली नहीं वो सोच रहे थे कि वो तो शायद नहीं होंगे इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए। फिर 5-6 माह जो है वो एक इंटरिम गवर्नमेंट, नई गवर्नमेंट का सेटअप, सो यू नो दे वर वेटिंग कि अगर दोबारा कभी मौका मिला तो करेंगे। मे बी दैट वाज द माइंडसेट, बट प्रॉब्लम यह है कि हम एक प्रोग्राम में हैं और उससे एक बड़ा मसला ये है कि पाकिस्तान के जो मारूजी हालात हैं वो इस वक्त बहुत बड़ा रिस्पांस मांग रहे हैं। अगर आपने लोगों के बेनिफिट के लिए अमीरों पे टैक्स लगाकर, बेहतर इनकम अर्नर्स पर टैक्स लगाकर अपना BISP को बढ़ाना है, ये क्रक्स है उस बात का। तो IMF ने आपके सामने रखी है। शायद मैं you know I've watched this economy for 20 years, I've served in this economy for more than a decade। मैं भी यही गुजारिश करूंगा कि वो ये कर जाते तो शायद एक बेहतर ठीक है। अच्छा खाकान नजीब साहब, IMF ने बजट पर अदम इत्मीनान का इजहार किया और नई टैक्स एमनेस्टी स्कीम को कर्ज प्रोग्राम की शराइत के मुनाफी करार दिया है। तो क्या अब हुकूमत और IMF के माबैन जो है वो मुआहदे के इम्कानात बिल्कुल खत्म हो चुके हैं? देखिए, दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट बैलेंस फॉर अ कंट्री जिसकी 50 से 60% जो इकोनॉमी है वो इनफॉर्मल सेक्टर में चल रही हो और हर वक्त लोगों को ज़रूरत हो वाइटनिंग स्कीम की। तो अब वो वाइटनिंग स्कीम जो है वो ये है कि हम $1 लाख बाहर से मंगवाएं तो वो वाइट हो जाता है, इधर से हम पैसे जो है दे दें लोगों को, या हमारे बहुत से लोग हैं जिनके पैसे बाहर पड़े हैं। अब ये है थॉट प्रोसेस गवर्नमेंट का। ये इंट्रिंसिकली तो शायद गलत नहीं होगा, बट ये इसलिए गलत है कि ये अगर मैं बहुत बड़ा टैक्स पेयर हूँ पाकिस्तान में, आप बड़े टैक्स पेयर हैं, तो हम ये समझते हैं कि हम तो टैक्स देकर अपनी इनकम कमा रहे हैं, ये बगैर टैक्स दिए हुए अपनी इनकम को वाइट करवा रहे हैं। और दूसरी बात दुरुस्त, अगर आप जो मेमोरेंडम ऑफ पॉलिसीज है जो हमने लिख कर IMF को दिया है, उस पर दस्तखत करते हैं अथॉरिटीज की तरफ, उसमें हमने लिखा कि जो प्रोग्राम का टेन्योर है उसके दरमियान कोई नई एमनेस्टी स्कीम नहीं दी जाएगी। हुकूमत ने शायद परसीव किया है कि ये एमनेस्टी नहीं है, बट एनी वाइटनर, यानी कि अगर आपके पास ऐसे पैसे हैं जो घर में लॉकर में पड़े हैं या बैंक में लॉकर में पड़े हैं और वो आपके टैक्स रिटर्न में नहीं है, उनको लॉकर से अगर आपको टैक्स रिटर्न में लाना है तो किसी तरह वो जो अगर उर्दू के अल्फाज इस्तेमाल करूं तो काले धन को सफ़ेद करना है, उसके लिए वाइटनर चाहिए। सो इट इज़ अ टैक्स एमनेस्टी इन अ सेंस। ये एक वो है। मेरा ख्याल है इस बजट में इंतजार कर लेते तो कोई बात ना थी, फंड का खत्म हो जाता तो फिर इसका इजरा कर देते। सही। अच्छा, लेकिन खाकान साहब, मूडीज ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट पे कहा है कि पाकिस्तान के पास IMF को $6.7 अरब के बेल आउट पैकेज के तहत $2.2 अरब की जो किस्त जारी करने पर कायल करने के लिए वक्त बहुत तेजी से खत्म हो रहा है। तो मूडीज ने इस खदशे का भी इजहार किया है कि अगर मुल्क IMF प्रोग्राम हासिल करने में नाकाम रहा तो वो दिवालिया भी हो सकता है, जबकि इसहाक डार साहब जो है वो इसकी नफी कर चुके हैं और वो ये कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, हम डिफॉल्ट नहीं करेंगे। तो क्या मूडीज का खदशा अपनी जगह दुरुस्त है? तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप कहेंगे कि डॉक्टर खाकान ने ये खदशा जाहिर किया। एक तो ये कि मैं हमेशा कहता हूँ कि जरूर मूडीज पे भरोसा करें, इंटरनेशनल एजेंसीज को साथ लेकर चलना है, ये इंटरनेशनल आर्किटेक्चर है। दिस इज माय ब्रॉड थिंग। दुनिया में रहते हैं, दुनिया के नॉर्म्स हैं, दुनिया का इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर है, उसको साथ लेके चलना है।
पर मैं भी पिछले 12, 14, 18 महीने से ये गुजारिश कर रहा हूँ कि आप लकी हैं, आपके पास IMF का प्रोग्राम है। मूडीज अब ये कह रहा है, जो हम भी कह रहे हैं, कि 3 नवंबर और आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ 16 जून, आपने ये जो वक्त गुजारा है उसमें IMF का प्रोग्राम जो है वो स्टॉल हुआ है, उससे तकलीफ हुई है, ज़र मुबादला के ज़खायर डिसाइसिवली $4 अरब से नीचे आ गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि 30 जून को ये प्रोग्राम एक्सपायर कर जाता है, प्रोग्राम अपनी हद की लिमिट को पहुंचा। अगर आपका 9th व्यू हो जाता, सो फॉर एग्जांपल आई वाज स्टिल हैंडलिंग पाकिस्तान's IMF प्रोग्राम व्हिच आई हैव डन प्रीवियसली, तो मैं ये कोशिश करता कि ये एक्सटेंड हो जाए अगले 3 माह और 10वां और 11वां रिव्यू भी कंप्लीट हो जाए। बट ये तब हो सकता है कि लेट से कि मेरे सुनो से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और मैं सुनो को कन्विंस कर पा रहा हूं कि मुझे टीवी पे लाने से आपके एड्स भी बढ़ेंगे, आपके नाजरीन को भी बेहतर समझ आएगी, तो मैं सुनो को ये कह सकता हूं कि नहीं, आप हफ्ते में 3 दफा मुझे जरूर लिया करें। देखिए ये सारा कुछ है कि आई हैव टू प्रूव दैट एज अ रेसिपिएंट कंट्री मैं आपको जो कह रहा हूं उसमें क्रेडिबिलिटी है, मैं जो कर रहा हूं वो वर्थ है लोगों के लिए भी, पाकिस्तान के फाइनेंशियल आर्किटेक्चर को ठीक करने के लिए भी। फिर आप अगलों को जाके कहें कि यार आई हैव डन सो मच, यू आर कन्विंस्ड, लेट्स मूव दिस अनदर 3 months, हम सारा प्रोग्राम कंप्लीट करेंगे, हमारी भी दुनिया में इज्जत होगी। और ये याद रखिए कि IMF के जो फोक्स वहां से आ रहे हैं ये काम करने के लिए, उनकी भी तो इज्जत बढ़ेगी ना, कि वो एक प्रोग्राम करने गए और वो इनकम्प्लीट रह गया। आपने मेरे से इंटरव्यू किया और उसमें से अगर कुछ ना निकले तो आपके प्रोड्यूसर यही कहेंगे ना कि आपने इंटरव्यू ठीक नहीं किया। पर अगर आपके इंटरव्यू में सब कुछ सही निकलेगा, आप चीजों को समझा भी पाएंगी, तो आपके प्रोड्यूसर ये कहेंगे कि ओके गुड। सो उनको भी पैट एट द बैक मिलता है कि यार आपने प्रोग्राम कंप्लीट करवाया। लेकिन खाकान साहब, जिस तरह आपने जिक्र किया कि 30 जून तक ये प्रोग्राम है जो इस वक्त जारी प्रोग्राम है, हमने कुछ पेमेंट्स भी करनी है, आपने रिजर्व्स का जिक्र किया कि रिजर्व्स भी हमारे कम हो गए हैं, लेकिन इसके बावजूद रुपए की कदर या तो मुस्तहकम है या कुछ पैसे या रुपए नीचे भी आते हैं, तो ये कैसे मुमकिन हो पा रहा है इस वक्त? देखिए, एक तो ये है कि ये जो डेली की रुपए की मूवमेंट है ना, इसको एक तो बहुत इंटरेस्ट पैदा हो गया है इसमें। ये इसलिए है कि एवरीवन, मतलब ये मेरा फ़ोन है मोबाइल का, आप यकीन करें कि बहुत से दोस्त, बहुत से लोग जो कि मैटर करते हैं पाकिस्तान में, वो मुझसे एक मॉर्निंग सी ब्रीफ ले लेते हैं कि आपको क्या लग रहा है, तो मैं उनको एक अपना सेंस इकोनॉमी पे देता रहता हूँ। अब सबसे ज़्यादा क्वेरी जो आती है वो आती है कि रुपया कब बेच दें और डॉलर कब खरीद दें। ये सारा मुल्क चूंकि इस काम पे लगा हुआ है और इस वक्त स्टोर ऑफ वैल्यू गोल्ड और प्रॉपर्टी को छोड़ के इन्वेस्टमेंट, गोल्ड और प्रॉपर्टी प्रेडोमिनेंट इन्वेस्टमेंट रही है, आजकल डॉलर प्रेडोमिनेंट इन्वेस्टमेंट है। ये इतनी इसमें ये जो फ्लक्चुएशन है, पर याद रखिए फ्लक्चुएशन सिर्फ ओपन मार्केट में है। आपका रुपया आज भी 287 है, इंटरबैंक में वहीं पे खड़ा हुआ है। ओपन मार्केट में इसलिए फ्लक्चुएशन को बहुत गौर से नहीं देखना चाहिए कि कभी ज्यादा पैसे आ गए, कभी इन्वेस्टर इंटरेस्ट कम हो गया, ये चीजें अप एंड डाउन। ये जो एक डिमांड आई थी, मेरा ख्याल है आई थी हज जी डॉक्टर साहब आप कंटिन्यू कीजिए। हज पे एक बहुत बड़ी डिमांड आई थी, उसकी वजह से एक इरैशनली बिहेवियर हुआ और मार्केट जो है वो वीक हो गई थी। फिर दूसरी चीज, हुकूमत ने एक इकदाम उठाया कि उन्होंने कहा कि अब जो क्रेडिट कार्ड्स की पेमेंट है, जो कि मेरा ख्याल है तकरीबन $125 मिलियन बनती है महीने की, वो अब ओपन मार्केट से नहीं होगी। तो दो प्रेशर्स ये अगर रिलीज हुए होंगे तो उससे थोड़ा सा प्रेशर टूटा होगा। दूसरा, एक सिग्नलिंग मैटर करती है। सिग्नलिंग ये है कि IMF ये नहीं चाहता कि ओपन मार्केट और आपकी जो इंटरबैंक है उसमें बहुत बड़ा फर्क हो। सो एक माइंडसेट चेंज पर लोगों ने कहा कि हम एंड पीपल वर मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी। आप सोचिए जो 230 से लेते हुए आ रहे हैं, उन्होंने 310 या 15 पे बेच दिया होगा। लेकिन सर कब तक, खाकान साहब ये कब तक चलता रहेगा ऐसे, और कब तक फेक तरीके से इस पर मुल्क की इकोनॉमी चलती रहेगी? क्योंकि एक तरफ लोग डॉलर स्टोर कर रहे हैं, वो लोगों ने उसको जरिए आमदन बनाया हुआ है, दूसरी जानिब हुकूमत है जो ये कह रही है हम डिफॉल्ट नहीं करेंगे, तीसरी तरफ हमने कर्जों की अदायगी करनी है, चौथी तरफ हमारे रिजर्व्स कम हो रहे हैं, पांचवी तरफ हमने LCs बंद की हुई हैं, छठी तरफ हमने इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर भी अभी तक कोई पॉलिसी वाजे नहीं की, और सातवीं और आठवीं तरफ हम IMF के प्रोग्राम की तरफ भी नहीं जा रहे। तो ये वेंटिलेटर पर इस वक्त जो मुईशत है ये कब तक रहेगी, और कब तक जो है वो हम विदाउट ऑक्सीजन इसी तरह जिंदा रह पाएंगे?
तो आपने एक अच्छे मईशत दान की तरह पूरे मुल्क को घबराहट में डाल दिया तकरीबन कि इतने मसाइल हैं। जी। इसका जवाब ये है कि एक तो अल्लाह करे कि इलेक्टोरल साइकिल जो है वो स्मूथली जो है लोगों को अपना हक मिले कि वो वोट कर सकें और एक स्टेबल गवर्नमेंट जो है 5 साला मंसूबा लेकर सामने आए और मुल्क की जो ऐसे कलीदी मसाइल हैं उसमें मसाइल में नंबर 1 ये है कि IMF का प्रोग्राम करना है। ये कोई भी अगर आप कोई और स्टोरी दे रहा है तो वो आपको मुल्क को दिवालिये के दहाने पर ले जा रहा है। स्टोरी सिर्फ एक है कि IMF का प्रोग्राम नंबर 1। नंबर 2 आपने ये तय करना है कि हमने मिनहासुल कौम कुछ फैसले ऐसे करने हैं जिसमें हमारे जो नुकसानात हो रहे हैं, चाहे वो SOEs में हो रहे हों, टैक्सेशन में हो रहे हों, जो एक्सपेंडिचर का ज़िया है उसमें हो रहे हों, उनको ठीक करना है। और नंबर 3 ये फैसला करना है कि मुल्क की पैदावार बढ़ानी है, एग्रीकल्चर में भी बढ़ानी है, मैन्युफैक्चरिंग में भी बढ़ानी है। ये 3 काम इलेक्टोरल साइकिल में करने हैं। तो आपने मसाइल की जो राइटली बहुत बखूबी निशानदही की है, इसकी बेहतरी की कोई गुंजाइश अगले ही इलेक्टोरल साइकिल में निकालने की कोशिश। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। डॉक्टर खाकान नजीब साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। ये वो मसाइल हैं जो पिछली हुकूमतों को भी फेस करने पड़े, इस पर पिछली हुकूमतों ने भी कुछ नहीं किया और इस वक्त की जो मौजूदा हुकूमत है ये वही हुकूमतें हैं जो पहले हुकूमतें कर चुके हैं और IMF के इन प्रोग्राम्स पे जारी भी रख सके हैं और इन्हीं प्रोग्राम्स में रहे हैं। मेरा एक इंटरेस्टिंग सवाल ये है कि सागदार साहब का कहना है कि अगर हमारा IMF से मुआहदा नहीं होता और मामलात हमारे तय नहीं पाते तो उनके पास एक प्लान बी भी है। मैं ये सोच रही हूँ प्लान बी कौन सा है, ना हुकूमत को पता है उस प्लान बी का, ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं। कोई प्लान है, बल्कि काम करते हैं, ये प्लान बी किसी को नहीं पता तो हम ब्रेक में डिस्कस करते हैं कि क्या प्लान है। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं जनाब। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक जनाब। चेरी मौसम गर्मा का निहायत फायदेमंद फल है और ये जो फल है इसको हजारों सालों से एक मकबूल ग़िज़ा रही है ये गर्मियों की। कदीम यूनानियों और रोमन्स का ये पसंदीदा फल रहा है। 17वीं सदी के अवाइल में शिमाली अमेरिका में ये चेरी पहुंची थी। तजारती काश्त और तकसीम 19वीं सदी के अवाखिर में शुरू हुई और एक कप चेरी में 97 किलो कैलोरीज होती हैं। 97 किलो कैलोरीज होती हैं? 97 नहीं, 97 किलो? नो 97 कैलोरीज होती हैं बेसिकली। और अगर हम चेरीज की बात करें जमील प्लीज आप भी जरूर खाएं। आप चेरी खाएं, मैं नाज़रीन को बताता हूँ। कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो 25 ग्राम होते हैं, शक्कर 20 ग्राम होती है, प्रोटीन 2 ग्राम होती है, फाइबर 3 ग्राम होती है। आपको हम इसके सारा चार्ट भी दिखाएंगे और इसके अलावा पोटेशियम भी होता है इसमें, विटामिन के भी होता है, विटामिन बी भी होता है, मैग्नीशियम भी इसमें पाया जाता है। चेरी बहुत से अहम विटामिन और मादनियात से भरपूर होती है, वजन कम करने में मदद कर सकती है, सोजिश को कम कर सकती है। इसीलिए जो नॉन स्टॉप हिना के सामने जब चेरीज आई हैं तो वो खाई जा रही है। इससे पहले इसका दिल नहीं कर रहा था खाने का, लेकिन जैसे ही देखा कि इसके फवाइद कितने हैं तो हिना ने जो है वो चेरीज खाना शुरू कर दी। दिल की सेहत को बरकरार रखने के लिए भी ये बहुत कारआमद है, बहुत मददगार साबित होती है। और अगर हम चेरीज की बात करें क्योंकि रिच होती हैं एंटीऑक्सीडेंट्स में, इनमें विटामिन ए, बी, सी एंड ई होते हैं और हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छी हैं और खराब जो कोलेस्ट्रॉल है उसका लेवल जो है वो ब्लड में कम करती हैं। ये गुठलियां निकाल लें, इसके अलावा टिश्यू से निकालूंगी। इसके अलावा ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए बंगाली जो होते हैं ना बड़े मशहूर होते हैं, जब वो फिश खाते हैं ना तो कांटे एक साइड पे जमा करते रहते हैं। गुठलियां एक साइड पे जमा कर, गुठलियां एक साइड पे एक ही दफा इकट्ठी निकाल टिश्यू दे दे अजहर भाई। अच्छा और इसके अलावा अगर हम उनकी जमील इसके बेतहाशा फवायद हैं। स्किन के लिए बहुत अच्छी है, स्किन को रेडिएंट एंड फ्रेश रखती हैं क्योंकि इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज भी होती हैं। इसके अलावा ये स्लीप के लिए बहुत अच्छी हैं। जिन लोगों को रात को सोने में मुश्किल होती है या उनको इंसोम्निया है, दे आर रियली गुड फॉर देम। अगर वो रात में 1 कप चेरीज खा लेते हैं तो वो रात को बेहतरीन तरीके से सो सकते हैं। इसके अलावा एक मिनट मेरा एक एतराज है, फालिज का भी खतरा कम हो जाता है। ये अच्छी बात है कि वो रात को 1 कप चेरीज खा के सोएंगे तो उनको नींद अच्छी आएगी। तो वो खाए जो खरीद के ना लाए, क्योंकि जो खरीद के लाएगा उसको तो पूरी रात नींद ही नहीं आनी कि वो 1000 रुपए किलो चेरीज ले आया, जितनी महंगी हो चुकी है चेरीज खरीद के आए। तो आप नींद के मयार को बेहतर बनाने से पहले जेब के मयार को जरा अच्छा बनाएं ताकि आप चेरीज खरीदें तो इसका भरपूर फायदा उठाएं। ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करने में मदद करती है जनाब चेरीज और बेशुमार इसके फवायद हैं। गर्मियों का इसको तोहफा कहा जाता है, कुव्वत मुताफिक भी इससे बढ़ती है, कैंसर की रोकथाम में भी मदद करती है। तो चेरीज जो है इस पर बात करना बहुत और जमील सब तवानाई बढ़ाने वाले फलों में
इसका शुमार होता है, चेरीज का, ठीक है। इट्स वेरी इफेक्टिव फॉर दोज पीपल जिनका इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो इतना ठीक तरीके से काम नहीं करता। जब कोविड भी आया तो कहा जा रहा था कि अगर आपका इम्यूनिटी सिस्टम ठीक नहीं है तो आप चेरीज का इस्तेमाल करें। इसके अलावा इसके इतने हैरानकुन फवायद हैं। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि हम फ्रूट महंगा है, लेकिन जो मौसमी फ्रूट होता है जो अल्लाह ताला ने आपको दिया है, जो नवाजा है, उसको जरूर इस्तेमाल करें, चाहे थोड़ी क्वांटिटी में इस्तेमाल करें। फिर ये ड्राइड फॉर्म में भी मिलती हैं और अक्सर हमने देखा है बहुत सारी हाई एंड मार्केट्स में प्रून्स अवेलेबल होते हैं, हम उनको देखते हैं। मुझे इसका जूस बहुत पसंद है। अच्छा, अमीर लोग हैं ना, अमीर लोग हैं, जूस पी सकते हैं। हम तो बस यहाँ मिलिए खा लेंगे, फिर पता नहीं कब नसीब होंगे। अच्छा, जूस भी नेक्टर। एक बैग ला दे जरा, पैक करके ये साथ ही दे दें प्लीज। रात को आपने एक कप भर के खाना है ताकि नींद अच्छी आए। अच्छा, एक और चीज जमील, इनकी क्वांटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग जो हैं वो पूरा एक बोल भर के खा लेते हैं। एक छोटा सा प्याला जो होता है, जो कप होता है, आपको उससे ज्यादा इसको कंज्यूम नहीं करना चाहिए क्योंकि इसमें शुगर कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। तो तमाम लोग जो डायबिटिक है उनके लिए भी अगेन इट्स वेरी गुड, लेकिन क्वांटिटी जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। आपने चेरीज जो हैं वो 20 से 25 प्रोबेबली एक कप में आती है, एक छोटे कप का आपने इस्तेमाल करना है। और खवातीन के लिए अगर मैं बात करूं जमील, अक्सर हमने देखा है कि खवातीन जिनके नेल्स बहुत ज्यादा टूट जाते हैं और क्रैक होना शुरू हो जाते हैं, नहीं लगाएं, खाने के लिए बड़ी मुश्किल से मिल रही है, इसको खाएं। शायद आहिस्ता आहिस्ता नेल से होते हुए स्किन की तरफ आ रही है ही ना, तो शायद कोई टोटके भी हो, कोई इसका मास्क बनता हो। नहीं, ये मास्क अगर बनता भी है प्लीज आप मत बनाएं, क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव फ्रूट है, बहुत जबरदस्त फ्रूट है। इसका टेस्ट इतना अच्छा होता है, इसका कलर भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, कलर भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, एंड दे आर वेरी रिच, एंटीऑक्सीडेंट्स में रिच है, तो बहुत जल्दी डाइजेस्ट भी हो जाती हैं। इनको हजम करना बहुत मजे का बनता है, बहुत मजे का, उसका और हम घर में भी बना सकते हैं। और सबसे आसान टोटका बताऊं, बताएं। इसको आप गुठली निकालें, इसके पीसेस करें छोटे छोटे, ठीक है। और जो भी आप जैम घर में यूज करते हैं, जो आप रेफ्रिजरेट करते हैं, बाहर वाला नहीं, जो आप रेफ्रिजरेट उसमें ऐड कर देंगे, ठीक है, तो वो बहुत मजे का हो जाता है। और फ्रेश चेरीज उसमें ऐड हो जाती है। जमील क्योंकि रेस्टोरेंट के बिजनेस में भी बहुत ज्यादा एक्टिव है, तो इनको बहुत सारी न्यूटेला में भी कर सकते हैं ऐड। न्यूटेला में ओए बड़े जमील जो है ना वो जबरदस्त किस्म के डिलीशियस कॉम्बिनेशंस भी साथ साथ बता रहे हैं, लेकिन अगेन इसका इस्तेमाल बहुत जरूरी है। और नींद आजकल हर किसी का मसला है भाई, इंसोम्निया है, लोगों को रात को सो नहीं पाते या बार बार उठ जाते हैं नींद से। लेकिन अगर आप वन गो में सोना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आप स्मूथली सोएं और आपको कोई चीज डिस्टर्ब ना करे, तो फोन से दूर रहें, दूसरा चेरीज का इस्तेमाल करें, और इनको स्टोर भी किया जा सकता है फ्रीज करके। फोन की बात आपने अच्छी ऐड की है इसमें। Do you use phone while sleeping? आजकल लोग इतने ज्यादा टेंशन में कह लें या इतनी आदत बन चुकी है, बिल्कुल एडिक्ट हो चुके हैं वो रात को। लेकिन जो चेरीज आई हैं ना, उसके बगैर उनको नींद ही नहीं आती। प्रोड्यूसर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत जबरदस्त। एक काम करते हैं, ब्रेक लेते हैं, ये पूरा बाउल आप खत्म करें, मैं घर लेके जाऊंगी, उसके बाद हम आ जाते हैं वापस, खाऊंगी फिर। चले मैं ब्रेक में आपको ये पैक करवा देते हैं, ठीक है। एक ब्रेक लेते हैं जरा, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। खाएं आप चेरीज और खाएं। वेलकम बैक जनाब। एशिया कप 2023 के शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया है। एशिया कप 31 अगस्त से 17 सितंबर तक खेला जाएगा। पाकिस्तान समेत भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और नेपाल की टीमें हिस्सा लेंगी। टूर्नामेंट हाइब्रिड मॉडल के तहत खेला जाएगा। इवेंट के 4 मैचेस पाकिस्तान और 9 मैचेस श्रीलंका में होंगे। इसको पाकिस्तान की जीत कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि क्रिकेट के महाज पर यह पाकिस्तान के लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि भारत को मुंह की खाना पड़ी और जो हाइब्रिड मॉडल है उसी पर आना पड़ा। तफसील से बात करते हैं। हमारे साथ इरफान जहीर साहब मौजूद हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन सुनो पाकिस्तान। कैसे हैं इरफान साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। इरफान साहब क्या कहेंगे, फाइनली ये पाकिस्तान की जीत ही है? देखें, हमने इस पे काफ़ी बात की है मेरा ख्याल है, और शायद डे फर्स्ट से मैं कह रहा था कि हाइब्रिड मॉडल ही एक्सेप्ट होगा। हाँ जी। उसकी 2-3 रीज़न थी। एक सबसे बड़ी रीज़न तो यही थी कि हमने वर्ल्ड कप खेलने जाना था भारत, तो भारत किसी तरह भी अफोर्ड नहीं कर सकता था कि पाकिस्तान उधर ना आए। बहुत से लोग बात कर रहे थे कि समहाउ ACC और ICC के इवेंट में फ़र्क है, वो एक तरह एक कैम्बिट के अंदर हम नहीं रख सकते, बट ये एक हमारे पास ट्रिगर पॉइंट था जिसपे हम कंटिन्यूसली उसको ट्रिगर करते रहे कि अगर आप हाइब्रिड को भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और आपने देखा कि भारत ने 2-3 गेमें खेली। उसने पहले कहा कि हम एक 5 मुल्क की टूर्नामेंट करवा लेते हैं, फिर उन्होंने कहा हम पाकिस्तान के बगैर करवा लेते हैं। वो तमाम न्यूज़ जान के फ्लोट करता था मार्केट के अंदर, कि रिएक्शन देखता था कि पाकिस्तानी बोर्ड PCB क्या रिएक्ट करता है, लोग क्या रिएक्ट करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली चलते हैं। जब पाकिस्तान ने पहले एक स्मार्ट मूव की, सेठी साहब ने 13 मई को कहा कि अच्छा ऐसा है तो हम वर्ल्ड कप के लिए नहीं आएंगे,
उस पर रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा आया, आईसीसी ने भी रिएक्ट किया कि ये कैसे आप कह सकते हैं। फिर उन्होंने कहा हम नहीं, हम अपने मैचेस कहीं और खेलेंगे। 2 दिन के बाद उन्होंने स्टेटमेंट दी। तो दैट वाज अ स्मार्ट मूव। आपने अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आपने अपने आप को ऑल्टर किया और आप कंटिन्यूसली एक इम्पैक्ट क्रिएट करते रहे एक बात कह के कि ये ऐसा नहीं हो सकता। और देखे ना एसीसी की फॉर्मेशन क्यों हुई, 1983 के अंदर इसकी फॉर्मेशन हुई। उसका ऑब्जेक्टिव यही था कि एशियन क्रिकेट फ्लरिश करे। अगर आप उसी को हैम्पर करेंगे और आप अंडरमाइन करेंगे उस चीज़ को, तो ये मेरा ख्याल है बहुत बड़ी ज़्यादती है। और सबसे बड़ी पाकिस्तानी अवाम के लिए खुशी की बात है कि 2008 में लास्ट टाइम एशिया कप पाकिस्तान में होगा, तो 15 साल बाद इट इज़ गोइंग टू बी हैपन अगेन इन पाकिस्तान। रिगार्डलेस के आपके 4 मैच ही हो रहे हैं, बट एटलीस्ट चले कुछ हो रहे हैं। इवन अभी लास्ट कुछ ईयर से तो ना भारत में एशिया कप हुआ ना श्रीलंका में हुआ, न्यूट्रल वेन्यू पे ही हो रहा है। तो ये भी पार्शियली सही, लेकिन हमारी जीत है। और इसमें कहते हैं कुछ हमने मानी, कुछ उन्होंने अपनी मनवाई। हम कह रहे थे रिमेनिंग मैचेस यूएई में खेलेंगे, वो कह रहे थे श्रीलंका में होंगे, तो हमने कुछ अपनी मनवा ली, कुछ उनकी मानी। तो मेरा ख्याल है तो उनकी हमने क्या क्या बात मानी? श्रीलंका वाली बात मानी कि वेन्यू जो है वो श्रीलंका। उसमें हमें लॉस ये है कि यूएई के अंदर आपको पता है पाकिस्तानी कम्युनिटी बहुत ज्यादा है, इंडियन कम्युनिटी, एशियन कम्युनिटी ओवरऑल, तो मैचेस देखने ज्यादा आती है। उसकी गेट मनी की सारी अमाउंट हमें मिलनी थी। अब जब वो श्रीलंका में हो गए तो उसमें समहाउ वो चीज नहीं आपको मिलेगी। तो गेट मनी का जो लॉस है वो पीसीबी को होगा, बट समहाउ इतना मैटर नहीं करता। जब आप लार्जर या ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में किसी चीज को लेके चल रहे होते हो तो वो आप फिर आपको कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज करना पड़ता है। और जो सेठी साहब की अगर मैं इधर थोड़ी सी बात करना चाहूँ, तो जिस तरह हम कहते हैं डिप्लोमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से उनकी डिप्लोमेसी बड़ी काम करती है और उनकी अपनी सीट के ऊपर भी बहुत प्रेशर आना शुरू हुआ। डेली अभी भी हम हायर न्यूज़ सुन रहे हैं, कभी ज़काश रखी, और मैंने तब भी ये बात की थी कि सेठी साहब इज सेफ हैंड। और मुझे लगता है कि इस फैसले के बाद इस पे हम तफसील से जरा बात करते हैं, क्योंकि जो एक ये हाइब्रिड मॉडल, अब आई डोंट नो इसको भी हाइब्रिड मॉडल कहा जाएगा पीसीबी के साथ खिलवाड़ ना किया जाए। इस ये जो ज़का अशरफ वर्सेस नजम सेठी साहब वाला जो मामला चल रहा है, इस पे भी हम तफसील से बात करते हैं। अब ये गुड न्यूज़ हम नजम सेठी साहब के मुंह से ही सुनेंगे या ज़का अशरफ के साहब के मुंह से? अच्छा, वैसे ये ऊंट किस करवट बैठेगा? वैसे तो कल ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कल सेठी साहब, और मेरा ख्याल है कि शायद मेरे ज़ाहिर के मुताबिक कि शायद ये भी अनाउंस करें कि मैं अभी इधर ही हूँ। और मेरा ख्याल है कि जो इन्होंने अभी 7-8 मंथ के अंदर काम किया है, इनको करने देना चाहिए। और अभी जब तक अंटिल अनलेस न्यू गवर्नमेंट नहीं कोई आपकी आती, उसकी फॉर्मेशन नहीं होती, क्योंकि पीएम ही आपका पैटर्न इन चीफ होता है। अब वो पीपल पार्टी जो है वो कोशिश कर रही है आईपीसी मिनिस्टर के थ्रू कि हमारा बंदा आए, बट इतने शॉर्ट स्पैन के लिए और इन्होंने जो काम किए और जो चीज़ें लेके चल रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि इनका रहना चाहिए। और इनको एटलीस्ट जब तक अंटिल अनलेस आपकी न्यू गवर्नमेंट की फॉर्मेशन नहीं होती, न्यू प्राइम मिनिस्टर नहीं आता, वो फिर अपनी बंदा ही लेके आएगा। नहीं, आप इस तरह कह दें कि जब तक पीपल्स पार्टी का प्राइम मिनिस्टर नहीं आता तब तक वो ऑब्वियसली ये जो भी आएगा, लेकिन अभी सेठी साहब को भी फिलहाल टाइम रहना चाहिए। अभी शहबाज शरीफ साहब हैं तो पैटर्न चीफ पीसीबी के वही हैं जी। तो इस नजम सेठी साहब ने माजी बहुत अच्छा काम किया है और अभी भी ये उनकी जीत है, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि जब उन्होंने ब्लंट स्टैंड लिया था तो बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज किया, ये देखें मैचेस ही निकल जाएंगे आपके हाथ से, एशिया कप ही नहीं होगा आपके बगैर होगा। तो वो इवेंचुअली सारा कुछ जब उनके सक्सेस के पलड़े में आ गई चीज, तो आप उनको क्रेडिट देना पड़ेगा। बिल्कुल। तो आने वाले दिनों में इस इवेंट के बाद आप क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं इसका? इसमें एक और चीज़ मैं जमील ऐड करता चलूँगा। अभी सेठी साहब एक और चीज़ कर रहे हैं कि ये 4 नेशन या 3 नेशन एक टूर्नामेंट कराने की भी प्रपोजल इन्होंने दिया है। उसमें ये साउथ अफ्रीकन बोर्ड, बांग्लादेश बोर्ड, ऑस्ट्रेलियन और न्यूजीलैंड बोर्ड से बात कर रहे हैं कि हमारा एशिया कप से बाद भी कुछ दिन है, लेकिन कोशिश ये भी करेंगे कि आपकी जब 2 मैचेस की टेस्ट सीरीज होनी है श्रीलंका को, उसका भी कल स्केड्यूल आ गया, अगर वो उसके दरमियान भी आपके पास कुछ डेज हैं, तो किसी एक विंडो में जब कंट्रीज फ्री हों वो चाहें, क्योंकि बाकी कंट्रीज भी आपकी एशिया की कंडीशन से और वेदर से कस्टमाइज होना चाहते हैं। बिल्कुल। आप चाहेंगे कि एक 3 कंट्री या 3 नेशन या 4 नेशन एक टूर्नामेंट हो जाए जिसमें उनको भी प्रैक्टिस मिले, हमारे प्लेयर को भी प्रैक्टिस मिले। तो ये भी एक अच्छा इनका स्टेप है कि आप वर्ल्ड कप से पहले अपने लड़कों को मैक्सिमम प्रैक्टिस दे रहे हो, क्योंकि अभी जैसे 2-2.5 मंथ से लड़के कोई किसी डिफरेंट लीग्स में खेल रहे हैं, इंटरनेशनल प्रैक्टिस नहीं है। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि आप अपने लड़कों को एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हो कि आप एक मोमेंटम गेन करें और मैक्सिमम ओडीआई की प्रैक्टिस करें। बिल्कुल। तो एशिया कप का होना या इसमें भी बोर्ड सक्सेसफुल हो जाता है, तो मेरा ख्याल है उसमें भी बहुत बड़ी इनकी ये भी एक बड़ी अचीवमेंट है, नो डाउट। अच्छा, पीसीबी तो चले अल्हम्दुलिल्लाह डगर पे आ गया। आपने बॉयज की बात की, तो टीम के क्या हालात हैं हमारे? टीम देखें ठीक है, अभी तो ऑब्वियसली अभी डिफरेंट लीग के लिए डिफरेंट प्लेयर गए हैं। शहनशाह की तरफ से एक स्टेटमेंट आई थी कि उनकी तरफ से नहीं, पीसीबी की तरफ से, कि हम टेस्ट मैचेस में उनको
चांस नहीं देंगे, उनको रेस्ट करवाया जाएगा, वो भी रीहैब करें और प्रॉपरली फुली फिट हों, फिर उसके बाद हम ओडीआई क्रिकेट या वाइट बॉल क्रिकेट में कंसिडर करेंगे। सही। कल की दोबारा न्यूज़ आ रही है कि शायद उन्होंने इजहार किया, अभी पीसीबी ने उसकी कोई ऐसा चलामिया जारी नहीं किया, उन्होंने कहा कि नहीं मैं हर फॉर्मेट खेलना चाहता हूँ, मैं जितना खेलूंगा उतना मेरे लिए बेहतर है। और इसी तरह आपने देखा कि लड़के आपका नसीम शाह है, हारिस रऊफ है, इनको भी आपको प्रैक्टिस मैक्सिमम देनी पड़ेगी। मेरा ख्याल है हम स्ट्रगल जो कर रहे हैं वो स्पिन डिपार्टमेंट में कर रहे हैं, क्योंकि अभी आपकी टेस्ट सीरीज की बात करें तो आपको टेस्ट में मालूम ही नहीं है कि कौन से लड़के आपके परफॉर्म करेंगे। नुमान अली को आपने 2 साल रन दिया, उसके बाद उसको बाहर कर दिया, फिर आपने साजिद खान को 1.5-2 साल कंटिन्यूसली खिलाया, अब वो नहीं है। अब आपने नवाज को कैरी किया, बट नवाज की फिंगर की इंजरी है, अभी पता नहीं वो फिट होते हैं या नहीं। तो टेस्ट आपके श्रीलंका की कंडीशन के अंदर अगर बात करें, इवन दो आपने टेस्ट मैचेस खेलने हैं, फिर एशिया का भी उधर खेलना है, तो आपको ऐसे फिंगर स्पिनर चाहिए जो उधर बॉल को ग्रिप और स्पिन करे, क्योंकि वो टोटल स्पिनिंग ट्रैक है, तो वो आपको इवेंचुअली तगड़े स्पिनर चाहिए। T20 में तो आपके पास शदाब भी आ जाता है, ओडीआई में, और आपके पास इमाद की ऑप्शन भी है, बट टेस्ट में आप कहीं ना कहीं स्ट्रगल करते हो। उस लिहाज से आपको एक तो लड़कों टेस्ट टीम हमारी वीक है, उसमें कुछ टेस्ट में स्पिनिंग डिपार्टमेंट हमारा वीक है, और हमारे पास लंबे स्पेल करने वाला भी कोई बॉलर नहीं है। हमारे जितने भी लड़कों की अगर आप फॉर्मेशन देखें या फिटनेस क्राइटेरिया देखें, वो तमाम शॉर्टर फॉर्मेट के हैं, जिसमें आप हारिस रऊफ की बात कर लेते हैं, शाहीन की इवन बात कर लेते हैं, वो भी फिट नहीं है। हसन अली तो काफ़ी अरसे से टीम का पार्ट नहीं है। नसीम शाह एक ऐसा बॉलर है जो थोड़े लंबे टाइम से टेस्ट मैचेस कंटिन्यूसली खेल रहा है, बट उसकी भी फिटनेस के इश्यूज हैं। तो आपको एक ऐसा बॉलर देखना पड़ेगा कि जो कम से कम दिन के 15, 16 या 20 ओवर करवा सकता हो। तो वो मेरा ख्याल है उसमें पाकिस्तानी टीम लैक कर रही है। बट आगे बहुत ज़्यादा टेस्ट क्रिकेट का भी स्केड्यूल जारी कर दिया कल आईसीसी ने, और उसमें बहुत ज़्यादा टेस्ट सीरीज आपकी आ रही है, बैक टू बैक आ रही है। तो आपको अपने लड़कों को उस तरह प्रिपेयर करना पड़ेगा। और उसमें एक चीज़ मैं इंपॉर्टेंस बताता चलूँ कि आपने जिन लड़कों ने डोमेस्टिक को वैल्यू दी है, डोमेस्टिक में तगड़ा खेलेंगे, वो जाके सरवाइव करेंगे। अनफॉर्चुनेटली लड़का जब टीम में आ जाता है तो वो सारे का सारा फोकस सिर्फ इंटरनेशनल क्रिकेट पे होता है, डोमेस्टिक को वैल्यू नहीं देता। हमारे प्रीवियस जितने भी लेजेंड हैं, किसी का भी नाम ले लें, वसीम अकरम, वकार, यूनुस, सब डोमेस्टिक खेलते रहे। ये डोमेस्टिक जैसे ही खत्म होता था ये वाकई डोमेस्टिक खेलते थे। इवन ये मिसबा उल हक अजहर अली, ये अभी रिसेंटली यूनुस खान ये रिटायर हुए हैं, इन्होंने कोई डोमेस्टिक का सीजन मिस नहीं किया, और ये कंटिन्यूसली खेलते थे। इसी वजह से अगर आप इनके कैरियर देखें जी, और आप देखें 20-22 साल का कैरियर था, उसकी वजह से कि आपकी बेसिक स्ट्रांग थी। आप जब फंडामेंटल को चेंज करते हैं ना, बेसिक को चेंज करते हैं, तो फिर आप कहीं ना कहीं गिरते हैं, और फिर आप लैग करते हैं। तो आपको लड़कों को आप प्रिपेयर इस तरह करना, मेरा तो मानना ये है कि आपको मैंडेटरी कर देना चाहिए कि आपने जैसे ही हो, आप देखें ना एनओसी क्या दे रहे हैं कि आप दुनिया की तमाम लीग खेलें, खुद पीसीबी दे रहा है, आप परमिशन दे रहे हो, ठीक है पैसा कमाना उनका हक है, राइट है, बट उनको कहें कि ठीक है आप एक लिमिट लगा दें कि आपने डोमेस्टिक भी खेलना, उसके अलावा जो विंडो होगी हम आपको खुद अलाउ करेंगे, उसमें जाके खेलें। Until unless you won't perform here, तो फिर आप नहीं जा सकते। और मैंडेटरी होगा तो वो क्रिकेट उसके एक और उसका एडवांटेज भी है कि आज आपका इंटरनेशनल कमोडिटी जो है वो अपने लोकल बच्चों के साथ जब खेलेगा, वो उसको प्रैक्टिस करता देखेगा, उसके साथ खेलते कि वो ग्रो अप करेगा, वो ग्रो करेंगे आप। बिल्कुल। तो जब आप उन लड़कों से एक आइसोलेटेड किस्म का एक गैप रखेंगे, आप उनको कैसे प्रिपेयर करेंगे? बिल्कुल सही बात है, दो तरफा फायदा है ये, दो तरफा डोमेस्टिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, और मुझे लगता है मैंडेटरी हो जाना चाहिए। बिल्कुल। इरफान ज़ैद साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया जनाब, आपसे इजाजत लेंगे, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, फीडबैक जरूर दीजिएगा। हैव अ ग्रेट वीकेंड। मुझे और जमील सुखेरा को दीजिए इजाजत। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।